सा देख रहे थे, करंट सिचुएशन बैंक्स का क्या है हमारा, ठीक है। तो आरबीआई ने 5 बैंक दिए थे, कुछ बैंक्स के मर्जर थे जो हम बता रहे थे आपको, है ना। मर्जर किसका हुआ, सिंडिकेट बैंक का कैनरा बैंक के साथ हुआ है, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक के साथ हुआ है, आंध्रा का कॉरपोरेशन और यूनियन बैंक। इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे, ACU, इलाहाबाद का IAI और SC/ST कैटेगरी होता है ना कैंडिडेट जो होते हैं, तो सिंडिकेट का कैनरा के साथ, ओरिएंटल बैंक ऑफ, बीच में कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स OBC का हुआ है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किसके साथ हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक के साथ हुआ। मर्जर के बाद पंजाब नेशनल जो है सेकंड लार्जेस्ट बन गया है SBI के बाद। तो आपसे पूछा जाए विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक इन इंडिया, तो आप क्या बोलेंगे, SBI। तो सेकंड लार्जेस्ट कौन है, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक बना किसे है, OU, किससे, OU मतलब ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, U से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, है ना। ये दोनों कंबाइन होने के बाद पंजाब नेशनल के बैंक के साथ आ गए। तो आप उसको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, OUP, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, U से यूनाइटेड बैंक, यस, अरे बोलो ना, नहीं बोलते हो तुम लोग, है ना। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, और तीसरा किसके अंदर आ गया है, पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। आई होप सब लोग क्लियर हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ये वाला जो लिस्ट है मैं आपको भेज देता हूँ, इसके अंदर अभी लेटेस्ट कब का ये टैग किया इन्होंने, 21 दिसंबर 2021 का टैग है, इसका मतलब ये लेटेस्ट है, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ा ध्यान रखना है आपको कि कौन सा चीज़ कब टैग किया गया है। तो मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूँ ताकि आप पढ़े, ठीक है। चलिए हम कहाँ थे, नेक्स्ट, चलिए पब्लिक सेक्टर बैंक की हम बात करते हैं, जिसमें मैं बता दिया मोर देन 51% स्टेक होना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर बैंक किसको बोलते हैं, जिसमें 51% का अगर ज़्यादा हुआ तो पब्लिक सेक्टर हो गया, किसको, गवर्नमेंट ऑन करता है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन से हैं, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स या इंस्टीट्यूशन ओन करते हैं, और रजिस्ट्रेशन उनका किसके हिसाब से होता है, कंपनीज एक्ट 1956 के हिसाब से होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रीजनल रूरल बैंक्स, जो हमने बात किया था रूरल सेक्टर के लिए, वो रीजनल रूरल बैंक्स के लिए था। डेवलपमेंट बैंक्स कौन से होते हैं, जो हमारे इकोनॉमी में किस तरह से रोल प्ले करते हैं, एज ए डेवलपमेंट के लिए, जो डेवलपमेंट करने के लिए जो बैंक्स लोन प्रोवाइड करती है वो क्या है, हमारा डेवलपमेंट बैंक से, ठीक है। तो देखो, तो फर्स्ट सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1948 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमारा, आप समझ सकते हो ना कि आज़ादी के जस्ट 1 साल के बाद कौन सा बैंक आया जो सिर्फ डेवलपमेंट में काम करेगी, ठीक है। तो वो कौन सा है, 1948। लेकिन जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको फ्लैट बना रहे हो, बिल्डिंग बना रहे हो, ऐसी टाइप की डेवलपमेंट की बात नहीं है, ठीक है। हालांकि उस चीज़ में भी कुछ रोल होता है, बट कहीं ना कहीं हम बात करेंगे किसकी, जो हमारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए या रूरल पर्पस के लिए जो डेवलपमेंट देखा जाता है उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1982। जब आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हो इंडिया में, और इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं और आप उसको कहाँ भेजना चाहते हैं, मान लो USA भेजना चाहते हैं, तो आप प्रोड्यूस इंडिया में करना चाह रहे हो तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, यस और नो। जब आप प्रोड्यूस करके जब आप बाहर भेजोगे, मान लीजिए $1000 से, है ना। एक सेकंड, ये लिंक नहीं गया बच्चों को, एक सेकंड रुको, मुझे लग रहा था इनको लिंक क्यों नहीं गया, एक सेकंड रुको। चलिए आगे बात करते हैं। हाँ, तो जो 1982 में, है ना, कौन सा आया हमारा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें कि हम कोई चीज़ को बाहर भेजते हैं या बाहर से अंदर मंगाते हैं, तो जो हम प्रोडक्शन के लिए हमें जो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, है ना,
उसमें हमें लोन कौन प्रोवाइड करेगी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। जब हम कोई चीज़ से बाहर से मंगाते हैं इंडिया, तो हमें उस प्रोडक्ट का प्राइस देना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए हमें कौन हेल्प करेगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। अगला है हमारा नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो 1982 में आया। तो आप समझ सकते हो एक्जिम बैंक और नाबार्ड दोनों एक ही सेम ईयर में इस्टेब्लिश हुए थे। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990 में हुआ था। कब हुआ था? अब कब हुआ था? 2 अप्रैल 1990। समझ में आ रही है बात? क्लियर है कि नहीं? यस। तो 2 अप्रैल 1990 में आपका सिडबी का क्या हुआ? इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो चलिए हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट बैंक कौन था हमारा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, 1770 में आया था। फर्स्ट बैंक जो इंडियन ने मैनेज किया था, जनरली बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाज नॉट मैनेज बाय इंडियंस, इट वाज मैनेज बाय होम? कौन मैनेज कर रहा था? ब्रिटिशर्स कर रहे थे, क्लियर है। लेकिन फर्स्ट बैंक जो था हमारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, ठीक है। लेकिन जो इंडियंस मैनेज कर रहे थे वो कौन सा था? औध कमर्शियल बैंक, ठीक है। औध कमर्शियल बैंक जो पूरी तरह से इंडियंस मैनेज कर रहे थे, तो ब्रिटिशर्स नहीं थे। आगे बात करते हैं। पहला बैंक जिसमें इंडियंस का पैसा लगा था, ठीक है, ब्रिटिशर्स का 1 रुपया नहीं लगा था, वो कौन था? पंजाब नेशनल बैंक। और फाउंडर इस बैंक के कौन थे? जो आज हम यूज कर रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक का आप अकाउंट खुलवाते हो, उसके फाउंडर कौन थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। अगला, फर्स्ट फॉरेन बैंक इन इंडिया, HSBC। HSBC संघाई हम बोलते हैं, HSBC आपको मैं दिखा दूं, हांगकांग संघाई की बात की जाती है ना। HSBC, HSBC का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? कहाँ पर है? नेट इतना स्लो चलता है। अच्छा, ये संघाई वाला नहीं है, HSBC यूनाइटेड किंगडम लंदन में है। रुको, इसका फुल फॉर्म देखो तो, फुल फॉर्म संघाई, हांगकांग संघाई है ना, देख रहे हो? यस, हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर लेकिन कहाँ पे है? लंदन में है ना। ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फॉरेन बैंक जो इंडिया में आई थी, अब फॉरेन बैंक है तो नेचुरल सी बात है कि स्टेक किसके पास होगा? फॉरेन कंट्री में होगा, है ना, ज़्यादा, ठीक है। दूसरा, आईएसओ सर्टिफिकेट मिलने वाला पहला बैंक कौन था? ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, ईमानदारी से समझ लो। आईएसओ सर्टिफिकेट मिलने वाला इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं, सर्टिफिकेट मिलने वाला कौन सा बैंक था? कैनरा बैंक था। कौन सा बैंक था? कैनरा बैंक था। क्लियर है कि नहीं? यस। आगे बात करते हैं, फर्स्ट इंडियन बैंक आउटसाइड इंडिया। तो पहला बैंक जिसका ब्रांच खोला गया इंडिया से बाहर, वो कौन था? बैंक ऑफ इंडिया। आगे, फर्स्ट बैंक जो एटीएम लेकर आया था, कहाँ पर? इंडिया में। पहले एटीएम जैसा सिस्टम नहीं था, तो कौन था? HSBC। कौन था? HSBC, हांगकांग संघाई, ठीक है। और ये इस्टेब्लिश सबसे पहला एटीएम जो लगा इंडिया में, वो कहाँ लगा था? मुंबई में लगा था, मुंबई में रहते हैं हम लोग। और कब लगा था? 1987 में, ठीक। आगे बात करते हैं, फर्स्ट बैंक टू हैव ए जॉइंट स्टॉक पब्लिक बैंक, ओल्डेस्ट, ठीक है, जिसमें लोगों का पैसा लगा था, पब्लिक बैंक, कौन सा था? इलाहाबाद बैंक, ठीक है। फर्स्ट यूनिवर्सल बैंक, यूनिवर्सल बैंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिवर्सल बैंक ICICI बैंक, ठीक है, ICICI बैंक। इसका फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछते हैं कि यहाँ पे C का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ICICI बैंक का फुल फॉर्म है, ठीक है। तो आपसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये जो पहला C है उसका फुल फॉर्म क्या है? कमर्शियल है, क्रेडिट है, कॉरपोरेशन है, कुछ भी पूछ सकते हैं ना। तो एक बार पूछा था एग्जाम में, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट बैंक टू
इंट्रोड्यूस सेविंग्स अकाउंट। तो पहला बैंक जो सेविंग्स अकाउंट खोलने में हेल्प आगे आया था कौन था? प्रेसिडेंशियल बैंक। तो प्रेसिडेंशियल बैंक में तो बहुत सारे थे, ठीक है। 1833। नेक्स्ट, चेक सिस्टम लाने वाला पहला बैंक कौन था? बंगाल बैंक। कौन सा था? बैंक ऑफ बंगाल बोल सकते हो आप, या बंगाल बैंक, ठीक है। इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी लाने वाला पहला बैंक कौन था? आईसीआईसीआई बैंक। आज जो आप यूज़ करते हो इंटरनेट बैंकिंग। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, एंड्रॉयड फ़ोन यूज करते हो आप? यस और नो? यस सर। तो मुझे बताओ, सबसे पहले एंड्रॉयड फ़ोन कौन सी कंपनी लेके आई थी? विच इज़ द फर्स्ट फ़ोन इंट्रोड्यूस्ड विथ एंड्रॉयड फैसिलिटीज़? सैमसंग। नोकिया। ना, बिल्कुल नहीं, सैमसंग सर। बिल्कुल नहीं। तो विच वन? ब्लैकबेरी। हेलो। HTC। HTC ड्रीम। एच फर्स्ट। ये सब पता ना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें हैं। एंड्रॉयड फ़ोन इन इंडिया, इंडिया ने पूरे वर्ल्ड की बात करनी है मुझे तो। ये आपको सैमसंग बोलोगे तो अब इंडिया की बात अलग करनी है, बट देखो एक तो नेट बड़ा स्लो चलता है। फर्स्ट एंड्रॉयड फ़ोन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट मोबाइल इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनी कौन सी थी? HTC ड्रीम। देख रहे हो, दिखा कि नहीं? तो फर्स्ट Yes, sir. एंड्रॉयड फ़ोन लाने वाला HTC था। बोलोगे बैंकिंग पढ़ते पढ़ते क्या पढ़ने लग गए सर हम लोग हैं। चलो आपसे मैं पूछता हूँ, फर्स्ट फ़ोन इन वर्ल्ड कौन बनाया था? फ़ोन को डिस्कवर किसने किया, मतलब मोबाइल फ़ोन जिसको बोलते हैं, कौन से कंपनी? नालायक, रिलायंस। फर्स्ट फोन नोकिया ने किया। बिल्कुल नहीं, मोटरोला। अच्छा, मेरे आंसर के बाद आया ना फोटो, नहीं तो तुम बोलोगे सर देख के बोले। हाँ सर। ईमानदारी है कि नहीं? ठीक है, चलो। नहीं सर। छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बात करते हैं। फर्स्ट बैंक टू सेल म्यूचुअल फंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो म्यूचुअल फंड सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला बैंक था कौन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आगे बात करते हैं। क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने वाला पहला बैंक था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बाद में स्टार्ट को ये करता है, फिर बाद में सब लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, आपको पता है रोहित शर्मा ने डबल सेंचुरी मारा, तो उससे पहले कौन मारा? नालायक, वीरेंद्र सहवाग। कुछ भी बोल रहे कांगली डबल सेंचुरी कब मारा है जी? महेंद्र सिंह धोनी 183 मारा था। सचिन तेंदुलकर की भी बात है, लेकिन टेस्ट सेंचुरी में ट्रिपल सेंचुरी मारने वाला कौन था? वीरेंद्र सहवाग था। बट ठीक है, तुम्हें बोलोगे बैंक पढ़ते पढ़ते कहाँ चले जाते हैं सर हम लोग। चलिए, फर्स्ट डिजिटल बैंक DG बैंक है, DG बैंक। अच्छा लगता है भगवान। फर्स्ट डिजिटल बैंक कौन सा था? DG बैंक। अब बोलोगे सर डिजिटल बैंक तो DG बैंक ही है वो। फर्स्ट रूरल रीजनल बैंक, रूरल बैंक कौन था? ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाता था। इसको बोला भी गया था प्रथमा बैंक के नाम से, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया था, है ना, कि फर्स्ट रूरल बैंक वाज नोन एज, तो प्रथमा बैंक। और ये रूरल बैंक बने, इसके लिए सिंडिकेट बैंक कुछ फाइनेंस कर दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र को हम अलग रखेंगे, है ना। सिंडिकेट बैंक ने स्पॉन्सर किया कि हम क्या करेंगे, ग्रामीण लोगों के लिए अलग से डिपार्टमेंट रहेगा हमारा और उनको हेल्प करेंगे। आगे बात करते हैं। फर्स्ट बैंक टू गेट इन प्रिंसिपल बैंकिंग लाइसेंस इज IDFC एंड बंधन। देखो, बैंकिंग लाइसेंस लेने वाला पहला कौन था? ठीक है, मतलब दो लोग थे, साथ साथ की बात है। IDFC इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड बंधन बैंक, ठीक है। IDFC एंड बंधन बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस मर्चेंट बैंकिंग इन इंडिया, ग्रीन लेस बैंक, ठीक है। कौन सा बैंक? ग्रीन लेस बैंक, ठीक है। नेक्स्ट, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लाने वाला सबसे पहले कौन था? ICICI बैंक था। वॉइस बायोमेट्रिक सिटी बैंक में है। अगर आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग सिटी बैंक का आप लोग के पास कार्ड है तो शायद आपको आइडिया होगा कि वॉइस बायोमेट्रिक हम कैसे करते हैं, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट बैंक टू इंट्रोड्यूस रोबोट इन बैंकिंग सर्विस, ठीक है, HDFC। मैं चाहता हूँ ये आप देखो, रोबोट इन बैंकिंग सर्विस। जानना चाहोगे आप? थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए, रोबोट इन बैंकिंग सर्विस।
बैंकिंग सर्विसेज। अच्छा, आप लोग को ये भी मैं बता दूं, जब भी आप 1 2 3 डायल करते हो या कुछ भी चीज़ें करते हो, तो वो बोलता है ना कि आपके में खाते में इतना पैसा है, तो क्या कोई लेडीज़ बोलती है क्या? हाँ सर। हाँ, कोई लेडीज़ बोलती है क्या? कोई लेडीज़ वगैरह कुछ नहीं हाँ सर। बोलती है। वो क्या होता है, ऑटोमेटेड होता है, स्क्रिप्ट होता है, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन से रिकॉग्नाइज होता है, आप देख भी सकते हो, है ना। तो HDFC बैंक इनोवेशन, ये इंडियन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं अपन। तो ये देखो रोबोट दिख रहा है, ये रोबोट, इस रोबोट से आप कुछ भी पूछ सकते हो ठीक है, अपना अकाउंट डिटेल डालो और आप जो पूछोगे वो सब जवाब देगी। आपको ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है तो आप क्या करो तो क्या करोगे, आप वीडियो देख लो, ठीक है, और देख लो ये रोबोट कैसे काम करता है, ठीक है। हाँ सर। देख लेना ये वीडियो, ठीक है। मैं लिंक भेज दूँ क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का? चिल्लम चिल्ली करोगे तुम लोग, सर ये रोबोट था, बड़ा मजा आया देख के ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। कहाँ गए? ये है तुम्हारा, चलो नेक्स्ट। आई होप क्लियर हो गया होगा। HDFC फर्स्ट बैंक रोबोट लाया था HDFC। कभी कुछ आपको याद करना हो तो बीच में हर बार हाँ सर बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बात समझ में आना चाहिए कि जो भी चीज़ को अगर आपको याद करना है ना, तो आप इसको टाइप कर लो गूगल पे या ओके गूगल बोल के आप देख लो, उसका फ़ोटोग्राफ जब देख लोगे ना तो आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगा, नहीं तो फिर आप चीज़ें भूल जाओगे। आगे बात करें, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट्स एंड देयर फीचर्स, ठीक है। चलिए बैंक किसको बोलते हैं भाई? बैंक, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक अकाउंट? व्हाट इज़ अ बैंक अकाउंट? बताओ, नहीं तुम लोग चोर लोग, बताओ चोरी कर लोगे, बताओ व्हाट डू यू मीन बाय बैंक अकाउंट? हाँ अच्छा, यही इंटरव्यू में तुम बताने वाले हो, हम इन्वेस्ट करते हैं अपनी सैलरी तुम इन्वेस्ट करते हो बैंक में पैसा डाल के? हाँ, इन्वेस्ट करते हो अपनी सैलरी जो आती है? नहीं। कितना बेकार अच्छा आंसर। करता हूँ। मतलब तुम लोग को ना सब प्री क्वालिफाई कर लोगे, मेंस क्वालिफाई करो, सब सत्यानाश करोगे इंटरव्यू में तब अरे सर आप ले लो इंटरव्यू। वो तो मैं लूँगा ही, चिंता ना करो, क्योंकि मैं क्वालिफाई किया हुआ हूँ, ठीक है। तो मैंने बोला था सर, मैंने बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करूँगा, दैट वुड बी ए ग्रेट पार्ट। सब पास तब ना जब पहले आंसर दोगे, इतना बकवास आंसर देते हैं ये लोग। पूछा मैंने व्हाट डू यू मीन बैंक अकाउंट, तो बताते हैं सेविंग्स अकाउंट। मैंने टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट पूछा या डेफिनेशन पूछा? कुछ भी बोलते हो क्या, हैं? अरे पहले तो ये बताओ, ये अकाउंट क्या चीज़ है? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? मतलब अकाउंट। वाह मेरे खाता। पक्का फेल होने का सोच रखे हैं ये लोग। मतलब प्री में पास भी हो जाए, मेंस भी निकाल ले, दिन रात मेहनत करके। आप ही बता दो। वो तो मैं बताऊंगा ही, कोई और नालायक लोग हैं कोई और ऐसे नहीं बोलते, आप बताओगे ना। हाँ तो कोई और नालायक है जो बेइज्जती कराना चाहता है अपना, तो बोल दो, थोड़ा बेइज्जती करा लो। हाँ सर। जो बेइज्जती आज कराएगा वही सेलेक्ट होगा एग्ज़ाम में मैं बता देता हूँ। और जो चुपचाप बैठ के अच्छा। कहा रामायण सुन रहा है, महाभारत सुन रहा है, बोलने वाली थी। उनका कुछ नहीं हो सकता। फिर बोलो व्हाट डू यू मीन बैंक अकाउंट? बोलो। मैं जानबूझ के रोक के रखा हूँ गाड़ी को, जबकि क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक से बोलो। डेफिनेशन बताना है। हाँ डेफिनेशन बताना है, वाइजली बताओ ना, मजाक ही लगता है क्या तुम लोगों को? बताओ। नहीं, आर्गुमेंट मेड विद द बैंक वेयर बाय वन वे डिपॉजिट मनी एंड इन द सेम केस बी पेड इंटरेस्ट। देखो सी व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, एक बात आपको समझना पड़ेगा कि एक बात बताओ, पैसा कमाना आसान तो नहीं है इफ़ यू गो विद द राइट वे, है ना। आसान नहीं है, मतलब थोड़ा टफ तो है, मतलब कोर्स टफ तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं अगर 2 घंटे आपको पढ़ाता हूँ,
तो मैं बहुत मेहनत से 3,000 रुपये कमाता हूँ। 2 घंटा कॉल सेंटर की तरह बकर बकर करता रहता हूँ तो मैं 3,000 कमाता हूँ। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन 2 घंटा मुकेश अंबानी अगर बोलेगा तो क्या वो 2,000 रुपये 3,000 रुपये कमाएगा? नहीं सर, $10। तुम तो बेकार ही है ज़िंदगी, तुमको तो कैलकुलेशन भी ख़राब है तुम्हारी तो। हाँ जी, समझ रहे हो मेरी बात? तो कहने का मतलब ये है कि द मनी इज़ हार्ड अर्नड, मतलब कहने का एक बात समझना है कि मेहनत से हम पैसे जो कमाते हैं, ठीक है, एक तरह से ये एग्रीमेंट है। क्या है? एग्रीमेंट है। क्या है? व्हेन यू फिल ए फॉर्म जो है वो क्या है? एग्रीमेंट है। क्या है? एक एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है? कि मैं अपना पैसा आपके पास रख रहा हूँ, जो भी बैंक है, मान लो बैंक ऑफ इंडिया है, ये एग्रीमेंट है, आप मेरा पैसा अच्छे से रखिए और मुझे ज़रूरत पड़ने पे मुझे लौटा दीजिए। और एक बीच मत बोलो, अभी मैं अच्छे से बता रहा हूँ, इंटरव्यू की बातें, यही चीज़ काम आने वाला है। बाकी तुम कितना भी पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, रीजनिंग पढ़ लो, कुछ काम नहीं आने वाला है। मेरी बात समझ रहे हो? जो मतलब कुछ नहीं, ऐसा नहीं बोलूँगा पूरी तरह से, सिर्फ 10% ही काम आएगा। बाकी अब जो मैं बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, यही चीज़ आपको रियल एग्ज़ामिनेशन में, इंटरव्यू में काम आने वाला है और काम भी आपको वही करना है जो आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दिस नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। ये एग्रीमेंट है किसके बीच में? ये एग्रीमेंट के बीच में है कस्टमर और बैंक। मैं बना रहा हूँ फोटो, ज़रा ध्यान समझना। ये बैंक है, ये कस्टमर है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ है? एग्रीमेंट साइन हुई है। क्या हुआ है? एग्रीमेंट। क्या एग्रीमेंट हुआ है? एग्रीमेंट ये हुई है कि आप मेरा पैसा क्या करोगे? सेफ रखोगे, कि मेरा पैसा किसी और को मत देना, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे लौटा देना। आप अपने अंकल को दो तो शायद अंकल लेके चले भी जाए, आप अपने दोस्त को दो तो शायद वो भाग भी जाए, लेकिन बैंक में पैसा रखते हो तो वो लेके भागता है क्या? ना ना ना, आपका कोई पैसा नहीं है, शक्ल मत दिखाना मेरे सामने। ऐसा होता है कभी? नहीं होता। मतलब कि टू सेफ गार्ड योर मनी, ठीक है, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ठीक है, कि कब आपको पैसा आप अपना वापस ले सकते। तुम 12 बजे रात में जाके बैंक के सामने खड़े हो जाओगे, मेरा पैसा दे दो दे दो दे दो, बैंक देगा क्या तुमको पैसा? लेकिन एटीएम से तुम ले सकते हो, आज वो बात समझ, एटीएम से आप ले सकते हो। लेकिन ये प्रोसीजर बहुत पहले नहीं था कि एटीएम जैसी फैसिलिटी, राइट? आपके पास अगर 15 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ जाए रातों रात, तो क्या आप बैंक से निकाल सकते हो एटीएम से 15 लाख? नहीं सर। तो बताओ, तो बड़ा कमाल की बात हो गई भाई। मेरे अकाउंट में 70 लाख रुपए पड़े हैं, अब मुझे ज़रूरत पड़ गई 15 लाख की रातों रात, तो पता चला मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा रातों रात, कुछ नहीं हो पाएगा मेरे से। तो हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी होती है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन फ़िलहाल आप समझिए कि सेफ गार्ड करने के लिए बैंक में आपने कुछ पैसे रख दिए, और ये बैंक इस बात का प्रॉमिस करता है कि ज़रूरत करने पे हम आपको क्या करेंगे? वो पैसे लौटा देंगे। ठीक है, इसका मतलब कस्टमर क्या करता है? डिपॉजिट करता है। कस्टमर क्या करता है? डिपॉजिट करता है। और बैंक क्या करता है? रिसीव करता है। क्या करता है? रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद वो कस्टमर को क्या कर देता है? रिटर्न कर देता है। यही, और किस बेसिस पर रिटर्न करता है? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। मतलब बैंक अकाउंट इज रिफर्ड टू एज एन एग्रीमेंट और नेगोशिएशन between the customer on certain terms and conditions that it safeguards the money of the customer and returns on his or her requirements। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? एंड द एंटायर प्रोसेस इज रिफर्ड टू एज ट्रांजेक्शन्स। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, आपने पैसा दिया, इसका भी ट्रांजेक्शन हुआ, और पैसा रिसीव किया, इसका भी क्या होता है? ट्रांजेक्शन होता है। जब आप पैसा निकालते हो तब भी मैसेज आता है, जब पैसा जमा करते हो तब भी मैसेज आता है। यस और नो? जब आप पैसा डालते हो बैंक में तो भी आपको एक रिसिप्ट देना पड़ता है, चेक के थ्रू देना पड़ता है। जब आप निकालते हो तब भी आपको रिसिप्ट या चेक के थ्रू आप निकालते हो, है ना? एटीएम से आप पैसा जमा भी कर सकते हो, एटीएम से आप पैसा निकाल भी सकते हो। अब चूँकि डिजिटल गया तो चीज़ें हम कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस क्या है? ट्रांजेक्शन की तरह काम करता है। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय बैंक अकाउंट? इट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट और ए नेगोशिएशन बिटवीन द बैंक एंड द कस्टमर such that the bank receives the hard earned money of the customer and safeguard it and return to the customer on his or her requirements and under certain terms and conditions।
ठीक है। अब टर्म्स एंड कंडीशंस ये भी हो सकता है कि आप 12 बजे रात पे नहीं निकाल सकते, ज़्यादा इतना से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। आपके टर्म्स एंड कंडीशंस ये भी हो सकता है कि आप अपने 1 लाख रुपए जमा कीजिए और 1 साल के बाद अगर लेंगे तो हम आपको 10% इंटरेस्ट के साथ 1,10,000 रिटर्न करेंगे, है ना। फिक्स डिपॉजिट अगर आप सपोज करते हो 1 साल या 2 साल 3 साल के लिए, तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, ये चीज़ें हमें समझना होगा। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यस और नो। तो चलिए देखते हैं कि बैंक अकाउंट क्या है। एक निगोशिएशन है जो बैंक के साथ हम करते हैं सेफगार्ड करने के लिए हमारे मनी को, और कुछ एक्सचेंज पे हमें मिलता है क्या कि हमारे पास अलग अलग टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं, ठीक है। कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं, सेफगार्ड करने के लिए दिया जाता है ताकि मेरे पैसे वापस मुझे मिल जाएं, ठीक है। और अगर हम एग्री करते हैं वो सर्टेन कंडीशंस के लिए तो वो बैंक हमारे पैसे को ले। क्या आपका पैसा ज़बरदस्ती बैंक वाला मांगता है क्या? ऐसे ज़बरदस्ती तो मांगता नहीं है, अपने इच्छे से रखता है। अरे तुम्हारा आवाज़ इतना ज़ोर से क्यों आता है? तुम माइक को थोड़ा दूर रख के बोला करो ना अनिरुद्ध। हाँ सर। माइक दूर रखो और धीरे से बोलो। मेरी आवाज़ गूंजती है ओके क्या सर। कान में किसी के? भाई बाकी नहीं सारे सर। स्टूडेंट बताओ, क्या मेरी No, sir. मेरी आवाज़ गूंजती है क्या? मैं ढंग से नहीं गूंजती है ना, ठीक है। तो वही मैं बोल रहा हूँ अनिरुद्ध, तुम्हारी आवाज़ बहुत इको होती है, माइक को दूर रखो, स्लो बोलो ओके इंसान सर। की तरह, क्योंकि ऊपर से 4 बार कंप्लेन आ चुका है, 6 बार कंप्लेन होगा तो सीधा सीधा तुमको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, एंड आई विल बी हेल्पलेस इन दैट रिगार्ड। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई रेस्ट्रिकेट हो, ठीक है। ओके तुम्हारे सर। नाम पे मैं तो कुछ, मुझे तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तुम्हारे नाम का कंप्लेन ग्रुप के स्टूडेंट ही बहुत मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं, पर्सनली हेड ऑफिस पे आ रहा है, तो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट ऑल दिस थिंग्स। आई होप तुम समझ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विथ योर अकाउंट नंबर विच फंक्शंस एज ए रेफरेंस नंबर फॉर ऑल फर्दर ट्रांजेक्शन्स विच यू मेक एज ए कस्टमर टू दैट बैंक। तो जब बैंक में आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो इसका मतलब आप बैंक के कस्टमर हैं और आप ऑथराइज्ड हैं कि आप अपना पैसा रख सकें और जब चाहें निकाल भी सकें। यानी 2 चीज़ की बात होती है। बैंक अकाउंट हेल्प्स टू डू 2 मेजर वर्क। 2 मेजर वर्क्स आर व्हाट? फर्स्ट इज डिपॉजिट एंड सेकंड इज योर विड्रॉल, ठीक है। फर्स्ट इज डिपॉजिट एंड सेकंड इज योर विड्रॉल। ये 2 प्रोसेस जो हैं सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ हम एक सर्टेन एग्रीमेंट या निगोशिएशन के साथ कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? बैंक अकाउंट कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बैंक ऑल्सो पेज यू इंटरेस्ट ऑन द मनी यू कीप सेफ विद द बैंक। जब आप बैंक के पास पैसा सेफ रखते हैं तो बैंक उसका इंटरेस्ट भी आपको देती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगर किसी को बैंक अकाउंट ओपन कराना है तो क्या कराया जाए, ठीक है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी बैंक अच्छी है ना। इंटरेस्ट कौन सा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सी बैंक अच्छी दे रही है वो आपको देखना चाहिए, ठीक है। आपको फेवरेबल बैंक देखना चाहिए जो ईजिली आप अप्रोचेबल हो, है ना। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जहाँ पे आपका ऑफिस है, मान लीजिए ऑफिस आपका अंधेरी में है, ठीक है, और अंधेरी में जहाँ ऑफिस है उसी के जस्ट सामने में कोटक महिंद्रा बैंक है। हालांकि ऐसा मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक है और बैंक है या फिर बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। आपका ये घर है, ठीक है, यहाँ पर भी सामने में कोटक महिंद्रा बैंक का क्या है? एटीएम है। तो मुझे बताइए, और बैंक ऑफ इंडिया भी है लेकिन बैंक ऑफ इंडिया बहुत दूर है। छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, हालांकि ऐसा कंसर्न नहीं है मेरा बताना। तो मुझे आप बताइए कि कोटक महिंद्रा बैंक आपके घर के सामने भी इसका एटीएम है, आपके घर के सामने भी है, ऑफिस के सामने भी है। बैंक ऑफ इंडिया का तो है लेकिन आपके घर के सामने नहीं है। तो आपके दोनों रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दे रही है, 4% सेविंग का दे रही है, ये भी 4%, ये भी 4%। तो आपके माइंड में क्या चलेगा, क्या करना चाहिए? आपको कौन सा बैंक पे अकाउंट ओपन कराना चाहिए बताइए? कराने का तो आप बहुत जगह करा सकते हैं, बट आपके माइंड में क्या रहेगा कि 5 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा मैं अगर करती हूँ या करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या होगा? चार्जेस लगने लगेंगे। तो आप ये सोचेंगे क्यों ना हम कोटक महिंद्रा में ओपन करा लें, अगर बैंक ऑफ इंडिया नज़दीक है तो बैंक ऑफ इंडिया में करा लें। सही बात है कि नहीं? यस, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट एंड कंडीशंस, ठीक है, वो बैंक में आप अकाउंट ओपन कराते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आप विज़िट करते हैं, ओपन कराते हैं, डिटेल्स केयरफुली डालते हैं, बैंक ऑफिसर के सामने आईडी प्रूफ डालते हैं, ये सब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको ओपन कराने के लिए बैंक अकाउंट आपको कहा जाता है कि क्या आपके कोई जानकार का
बैंक अकाउंट है हमारे बैंक में जो आपको जानते हो? ऐसा सुना है आपने? यस और नो? हाँ जी बोलो, अरे बोलो यस। बोलते हैं ना कि कोई आप जिनका बैंक अकाउंट मान लो पंजाब नेशनल बैंक में, क्या आप ऐसे आदमी को जानते हो जो आपके रिलेटिव हों या आपके जानकार हों? बोलो, क्या आप सुने हो ऐसा? ऐसा होता है ना। तो वही चीज़ कहने का बात है। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, इनका आप सिग्नेचर लेकर आ जाइएगा या फॉर्म भर के ले आइए, हम आपका अकाउंट खोल देंगे। ठीक है, हालांकि कभी कभी नहीं भी होता है ऐसा ज़रूरी, बट हाँ केयरफुली आप सबमिट कर देते हैं और इन्फॉर्मेशन आपका ऑफिसर ले लेता है। इनिशियल अमाउंट जो है बैंक का अकाउंट एक्टिवेट करने में ज़रूरत पड़ता है। कुछ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो आपको बोला जाता है कि आपको 1000 रुपीज़ कम से कम बैंक में रखने हैं। ठीक है, और कुछ बैंक बोलता है कि ठीक है आप नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पासबुक मिलता है, चेकबुक मिलता है। इस चेकबुक का स्पेलिंग थोड़ा गलत है, चेकबुक ऐसा आएगा चेकबुक। और एटीएम कार्ड भी आपको इशू किया जाता है जिसमें अगर आप टिक करते हैं तो, अगर आप टिक नहीं करेंगे तो चेकबुक आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उसके कुछ चार्जेस भी होते हैं, तो कुछ लोगों को चेकबुक की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब स्कूल के स्टूडेंट हैं तो शायद उसको चेक की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर पेमेंट पापा जी के अकाउंट से हो रहा है तो स्टूडेंट अकाउंट पे चेकबुक की शायद ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम समझते हैं कि बैंक अकाउंट किस किस टाइप के होते हैं। तो पहला हो गया हमारा करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग्स अकाउंट, तीसरा है रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और चौथा है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। हालांकि चीज़ें और भी है लेकिन हम अभी बेसिक्स की तरह जा रहे हैं, बाद में हम चल के देखेंगे कि नॉस्ट्रो अकाउंट होता है, फिर आता है वॉस्ट्रो अकाउंट, एनआरआई अकाउंट हम बोलते हैं। ठीक है ना, लोरो अकाउंट होता है ना। ठीक है, तो ये सब भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बेसिक अकाउंट की हम बात लेंगे, फिर हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट किसको बोलते हैं? जो लोग बिजनेसमैन लोग होते हैं उनके लिए करंट अकाउंट ओपन किया जाता है, कंपनीज हो या फर्म्स हो और पब्लिक इंटरप्राइजेस हो। जनरली करंट अकाउंट पे क्या होता है? सर्विस टैक्स। अब जैसे कि देखिए सेविंग्स में, अगर आप सेविंग्स अकाउंट ओपन कराते हैं, मान लो आपने पंजाब नेशनल बैंक में ओपन कराया, आपने मान लीजिए 10,000 मतलब हर महीने आप 40,000 रुपये बैंक में डालते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक क्या देगी आपको? इंटरेस्ट देगी। क्या देगी? इंटरेस्ट देती है। सही बात है, यस और नो? लेकिन अगर करंट अकाउंट है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, करंट अकाउंट है और आप हाँ और पंजाब नेशनल बैंक पे आप डेली का ट्रांजैक्शन करते हैं, मान लीजिए कभी 2 लाख का करते हैं, कभी 1 लाख का करते हैं, कभी 4 लाख का करते हैं, आप 25 लाख का ट्रांजैक्शन मान लो आपने साल भर में कर लिया, लेकिन पंजाब नेशनल बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देगी आपको। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं? हालांकि कुछ एक्सक्लूसिविटी हो या एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, बट इन जनरल करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? यस और नो? जबकि सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। समझ पा रहे हैं सब लोग? चलिए देखिए, जिन लोगों का रेगुलर सेविंग्स है जो 50,000, 40,000, 30,000 रुपया महीने का कमाते हैं, पर डे का 2,000, 1,000 कमाते हैं, उनके लिए करंट अकाउंट सूटेबल नहीं है। करंट अकाउंट उनके लिए सूटेबल है जो डेली का ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब मुझे बताइए, अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है तो क्या आप डेली पैसा विड्रॉ करते हैं? आपने मान लो आज 10,000 निकाल लिया, फिर आप खर्च करते हो धीरे धीरे करके। अब तो ऑनलाइन पेमेंट कर ले तो अलग बात है, बट क्या आप डेली ट्रांजैक्शन करते हो क्या? कि 30 का 30 दिन एटीएम में जाके निकालते हो पैसा? बोलो, करते हो ऐसा? बोलिए यस। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे? नहीं करते हो? नहीं करते। लेकिन करंट अकाउंट में डेली का ट्रांजैक्शन होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हर बार स्कूल में एक बार ट्रांजैक्शन हुआ, फिर बच्चों के जो छोटे मोटे फीस होते हैं वो आते जाते रहते हैं, है ना, खर्च भी होता रहता है और आते जाते रहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट, देयर इज़ नो प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट बीइंग पेड। सीधा बात समझ लीजिए, ऑन द मनी दैट इज डिपॉजिटेड इन सच अकाउंट्स। ठीक है, आपने अकाउंट में रखा है वो पैसा, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, चाहे आप 1 करोड़ का ट्रांजैक्शन करो या 10 करोड़ का करो या 100 करोड़ का करो, आपको 1 रुपये का क्या नहीं मिलेगा? इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड बैंकिंग सेविंग्स अकाउंट। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि व्हाट इज़ द, देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना अभी,
ये मत सोच के पढ़ना कि तुम्हारे लिए वो आएगा, क्या बोलते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल आएगा मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा मेंस में, वो तो समझ में आता है, बट इंटरव्यू के लिए हम पढ़ रहे हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, यस और नो? तो चलिए आप मुझे बताएंगे ज़रा, कोई स्टूडेंट बताइए मुझे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट, बोलिए। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता, सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, ये बहुत अच्छा आंसर है। अगर आप ये बोलोगे ना कि करंट अकाउंट सर जनरली सैलरीड पर्सन के लिए होता है और करंट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है, तो ये सभी लोग जानते हैं। तो आप इसको सेकेंड पॉइंट पे बोल सकते हो, सर करंट इज अकाउंट इज फॉर बिजनेसमैन एंड नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन इट फॉर एनी डिपॉजिट्स, while savings account is meant for regular salaried person and interest is paid on the amount deposited in any savings account of any bank। समझ पा रहे हैं? तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, इसका मतलब ये है कि कस्टमर जो है डिपॉजिट या विड्रॉ कर सकता है अपने पैसे को कितनी भी बार चाहे, 10 बार चाहे या 10 बार निकाले, कोई दिक्कत नहीं है। द डिपॉजिट्स विच आर मेड अंडर दिस अकाउंट्स कैन बी मोस्ट एज लिक्विड डिपॉजिट्स। तो ये जो डिपॉजिट हो रहा है इसको हम कैसा डिपॉजिट बोलते हैं, लिक्विड डिपॉजिट्स। तो आपसे पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिक्विड डिपॉजिट्स, एंड लिक्विड डिपॉजिट्स आर द कॉन्सेप्ट यूज इन विच टाइप ऑफ अकाउंट। तो आप क्या बोलोगे, करंट अकाउंट। ठीक है, चलिए ज़रा समझिएगा इसके पीछे वजह क्या है। ऑलवेज बीइंग इन द फ्लो एंड ऑपरेशन ऑल्सो। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, उस बैंक को कभी यूज कर पाती है। अरे मुझे बताओ, तुम्हारी सैलरी है 1 लाख रुपया, तुम्हारी सैलरी कितनी तारीख को होता है, 1 तारीख को आती है, मान लो सपोज 1 तारीख को आती है ना। अब तुम उस पूरे 1 लाख को कब ख़त्म करोगे, पूरे महीने में, यस, 1 से 31 दिन के बीच में। क्या पूरा का पूरा तुम पैसे खर्च करते हो, पूरा का पूरा 1 लाख की पगार आई तुम्हारी, पूरे खर्च कर देते हो क्या? नहीं करते हो, यानी कुछ ना कुछ तो जमा करके रखते ही रखते हो। मतलब अगर तुम्हें 70,000 भी खर्च कर दो, 30,000 रख लेते हो, 90 भी करते हो, 80 भी कर लेते हो। इस बात का एश्योर रहता है आदमी कि क्या डेली तो आदमी जाता है नहीं। तो बैंक के पास अगर तुमने 25,000 रख दिए मान लो और 75,000 खर्च कर दिए, तो क्या वो बैंक उस पैसे को यूज कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बोलो? कर सकती है। वही प्रॉब्लम किस में आता है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में क्या होता है, 1 लाख रुपया आया, पता चला 90,000 रुपया अगले 2 घंटे में निकल गया। फिर 1.5 लाख रुपया आया, 1,40,000 निकल गया। फिर आया, फिर पूरा निकल गया। फिर आया, फिर निकल गया। हर 2 घंटे में आ रहा है, 2 घंटे में आ रहा है जा रहा है। तो बैंक कैसे यूज करेगी उस पैसे का, नहीं कर पाएगी ना। सही बात है कि नहीं? मुझे बताओ, पगार तुम्हारे 1 तारीख को आएगा तो 2 तारीख को सब खत्म कर दोगे, बताओ? बहुत सारे वजह होते हैं। आदमी भी निकालेगा भी तो कैसे निकाल, हाँ इमरजेंसी हो गया तो अलग बात है, बट आदमी 5,000 निकालता है, फिर 95,000 अगले 25 दिन यूज होगा, फिर 10,000 निकालता है, फिर 85,000 20 दिन के लिए यूज रहेगा। फिर मान लो तुमने कुछ रेंट है या कुछ है, ठीक है, तो उसके लिए तुमने मान लो 26,000 रुपया रेंट है, 30,000 रेंट है, तो तुमने निकाल लिया, समझ में आता है ना। तो वैसा है कहने मतलब, जैसे EMI है, 30,000 का EMI कट जाता है, तो वैसी वाली बात है। ठीक है, 30,000 40,000 का EMI है तो वो जो कट जाता है। तो बैंक को एक प्रोसेस समझ में आता है कि इसका एट द एंड ऑफ द मंथ इसके 25 से 30,000 रुपये रह जाएंगे बैंक में, तो उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बैंक को भी पता है, एक फ्रीक्वेंसी देखता है कि ये लास्ट पूरे 6 महीने में 25-25 तो रख ही लेता है कहीं ना कहीं, तो हम इसका 25,000 यूज कर सकते हैं, है ना। हालांकि यूज़ करेंगे मतलब ये नहीं कि वो पैसा हम रिटर्न नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं इस पैसे को हम यूटिलाइज कर सकते हैं लोन्स एडवांसेस में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो डिपॉजिट्स होते हैं एक लाइबिलिटी की तरह होते हैं बैंक के लिए। ठीक है, क्या होता है लाइबिलिटी? एक बात बताओ, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया तो आपको मुझे रिटर्न भी करना है कि नहीं करना है? मतलब दिया मैंने रखने के लिए दिया, तो आपके पास लाइबिलिटी भी तो है, रिटर्न करना है। ठीक है, और आपको पैसा मिला है एज एन एसेट, लेकिन यूटिलाइज करने के लिए नहीं मिला है। वो बात अलग है कि सर्टेन अमाउंट आप यूटिलाइज कर लेते हो। कभी सेविंग्स अकाउंट में ऐसा होता ही नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा 2 दिन में ख़त्म हो जाए सभी का। तो कहीं ना कहीं उसका 1% पैसा भी हमने यूज कर लिया है ना। तो एक ने
पूरा निकाल लिया तो हम इधर का पैसा इधर डाल देंगे, इधर का पैसा इधर डाल देंगे, तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो हो ही जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो बैंक पेनाल्टी भी लगा देती है, मिनिमम बैलेंस अगर आपने पेनाल्टी भी लगा देती है, पेनाल्टी भी लगा देती है क्या, अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन करें। जैसे कि आप आईसीआईसी बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाए हो तो 10,000 रुपये रखना कंपलसरी है, यस और नो। कोटक महिंद्रा बैंक में आप अकाउंट खुलवाए हो तो 5,000 कंपलसरी है। HDFC खुलवाए हो तो 10,000 कंपलसरी है। अगर आप निकाल लेते हो तो पेनाल्टी लग जाता है। क्यों पेनाल्टी इसलिए लग जाता है? क्योंकि वो बैंक पैसा ना कहीं यूटिलाइज कर रही है। अब आपने पैसा निकाल लिया, यानी इसका मतलब क्या है, वो बैंक तो पैसा आपने निकाल लिया मिनिमम से, तो वो पैसा कहीं से कहीं अरेंज करके देना पड़ेगा। हालांकि ट्रांजैक्शन माइक्रो सेकेंड्स में होता है, ठीक है, लेकिन अरेंज करके देना पड़ेगा ना बैंक को, इसीलिए पेनाल्टी लगा देती है। अब दूसरे से लेगा बैंक, दूसरे बैंक से या RBI से जो भी, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो पे करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कहीं ना कहीं यूटिलाइज वाली बात हो जाती है। एकदम देसी स्टाइल में बात कर रहे हैं अपन। अगला सेविंग बैंक जो होता है मोस्ट पॉपुलर बैंक है, मैं बैंक कर रहा हूँ, अकाउंट है और वाइडली यूज्ड होता है कस्टमर्स के लिए, जो मनी को क्या करता है, सेफ रखता है और कुछ इंटरेस्ट भी देते हैं। ठीक है, समझ पा रहे, कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है आपको। आगे बात करते हैं। ये जो है बैंक अकाउंट एसेट की तरह काम करता है, लायबिलिटी की तरह नहीं करते हैं। करंट अकाउंट में लायबिलिटी किया है कि क्या पता यार आधा घंटा में निकाल ले ये पैसा। 1 लाख रुपया डाला है मतलब बिजनेसमैन, तो हो सकता है 2 मिनट में निकाल लेगा वो पैसा, सही बात है। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में पैसा ऐसा होता है कि एक एसेट की तरह है कि भैया ये निकालेगा भी ना तो धीरे धीरे निकालेगा सामने वाला। ठीक है, इसके पीछे वजह भी है कि आपका लिमिटेशन है ट्रांजैक्शन पे। जैसे करंट अकाउंट की अगर हम बात करें, करंट अकाउंट देखो इसका फुल फॉर्म कभी आता है, सा का फुल फॉर्म है करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, तो ये याद रखिएगा आप। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या होता है, मान लो तुम्हारे पास अभी 3 लाख रुपए पड़े हैं करंट अकाउंट में और ये बैंक है, बैंक ने रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो रहा है कि आपने 3 लाख रुपए के तुरंत 3 लाख रुपए किसको भेजना है, मान लो राहुल को भेज दिया आपने, है ना, राहुल को भेज दिया 3 लाख, तुरंत भेज दिया, 3 लाख का 3 पूरा भेज दिया, या 2,90,000 भेज दिया, तो बताओ बैंक उस पैसे को यूटिलाइज तो कर नहीं पाएगी। क्या ये बात सही है? और कितनी बार भी ट्रांजैक्शन करें ना तो बैंक इसके ऊपर पेनाल्टी नहीं लगा सकती, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में क्या है, ट्रांजैक्शन का क्या है, लिमिट है। क्या है? लिमिट। मुझे बताओ तुम्हारे सेविंग्स अकाउंट में 25 लाख रुपए पड़ा है, तो क्या तुम रातों रात ATM से 25 लाख निकाल सकते हो क्या? हाँ जी। लेकिन बिजनेस अकाउंट है, करंट अकाउंट है, तो तुम 25 लाख किसी से किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो कि नहीं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑनलाइन। बस यही तो बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो और घर पे भगवान ना करे किसी को अटैक आ गया, हार्ट अटैक हो, फर्स्ट फेज, कुछ भी भगवान ना करे किसी को साथ ऐसा हो, अपने पड़ोसी हो या कोई भी हो, तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो तब तो उसका ऑपरेशन रातों में रात हो जाएगा। और अगर आप एक नॉर्मल 50,000 लाख रुपए कमाने वाला हो और 4 लाख का 5 लाख का डिमांड कर दिया डॉक्टर ने कि अभी पेमेंट कीजिए, तो ही हम क्या कर पाएंगे, ऑपरेशन कर पाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, पेमेंट नहीं कर पाएगा वो, अगर सेविंग्स अकाउंट है तो। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस। हाँ, लेकिन अगर वो सेविंग करके रखा भी है तो अमाउंट निकाल नहीं सकता ना वो, क्योंकि ट्रांजैक्शन का क्या लिमिट है, इन 50,000 से ज़्यादा तुम नहीं निकाल सकते हो। क्या ये बात सही है कि नहीं? यस। हालांकि अब तो 25,000 कर दिया है, पहले 15,000 था। 25,000 से तुम ज़्यादा निकाल नहीं सकते क्योंकि ट्रांजैक्शन का क्या है, लिमिट है। लेकिन मुझे बताओ अगर 25,000 का ट्रांजैक्शन लिमिट है और हम ATM से निकाल नहीं सकते, तो रात भर वो पैसा यूज होगा कि नहीं, कहीं ना कहीं? बोलो। अब तुम पैसा निकालोगे भी तो सुबह में जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है, कहीं ना कहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। कोई लिमिट है अमाउंट पर डे का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दैट कैन बी ट्रांजेक्टेड। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर टू सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स आर वेरीज बिटवीन 4% to 6%, जनरली 4% से 6% के बीच में होता है। हालांकि स्टार्टिंग पहले 3.5% था, बट अब लगभग 4% के आसपास वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द बैंक। ठीक है, आई होप इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, है ना।
जो लोग भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आई रिफ़र की करना चाहिए लोगों को कि ये अकाउंट में आप पैसा जमा कर दिए 2 साल के लिए, और एक बड़ा अमाउंट होना चाहिए, कम से कम 20,000 रुपये तो होना ही चाहिए फिक्स डिपॉजिट के लिए। ऐसा नहीं कि 200 रुपये लेके गए और बोले कि सर मेरा फिक्स डिपॉजिट कर दो, तो पता चला 215 रुपये मिल रहा है 5 साल के बाद तुमको। तो ऐसा नहीं, समझ आ रहा। हालांकि उसके लिए मिनिमम कितना है, मिनिमम फिक्स डिपॉजिट अमाउंट 20,000 बोलते हैं, है ना। अब देख लेना क्या क्राइटेरिया अभी कितना चल रहा है, देख लेते हैं अपन को। देखिए अभी पूछ लिया एग्ज़ाम में, तो अभी का क्या कंडीशन, मिनिमम फिक्स्ड डिपॉजिट, अरे यार कहाँ टाइप कर रहे हैं, मिनिमम देख लेते हैं अभी कितने का चल रहा है। देखना है कि नहीं देखना है तुम लोग को, बताओ। यस, हाँ जी। क्योंकि देखो मैं बोलने का तो 20,000 बोल ही दिया, वो इतना होता ही है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि क्या पता कोरोना का माहौल चल रहा है कि नहीं, कुछ कह नहीं सकते, कम कर दिया हो तो अमाउंट। अरे बाप रे, 50 रुपये तक डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, लेकिन जहाँ तक मुझे ध्यान है 100 रुपये भी लिख रहे हैं लोग, लगता है कुछ ज़्यादा ही गरीबी छा गई यहाँ पे तो। ठीक है, खरीदना तो कोई नहीं कर नहीं, सकता। इतना कोई नहीं करेगा, क्या पता किसान के लिए थोड़ा प्यार मोहब्बत ज़्यादा मोदी जी ने दिखा दिया हो, है ना। देख लेना भाई तुम लोग, यहाँ तो ये देख रहे हो कुछ भी लिख रहे हैं, 10 साल के लिए 100 रुपये जमा कर दिए, यानी ये तो आदि हो गया। ठीक है, तुम लोग देख लेना, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अरे वीडियोस पे क्लिक किया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे है। मैं सोचो कि इतना कम क्यों दिखा रहा है। अच्छा 1,000 रुपये का आया है, 1,000 का है। नहीं भाई, किसान लोग कहाँ 20,000 रुपया लाएगा, बेचारा गरीब आदमी है। वैसे तो गरीब किसी को बोलना नहीं चाहिए, सॉरी फॉर दैट, बट मिनिमम अमाउंट फॉर फिक्स डिपॉजिट इज़, देखो ये 5,000 बोल रहे हैं। रेगुलर बैंक जो है ना 5,000 रुपये ले रहा है, इंटरेस्ट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। तो आप भी एक फिक्स डिपॉजिट कर दो। आई होप कि चाहे आप जॉब कर रहे हो नहीं कर रहे हो, एक फिक्स डिपॉजिट जरूर रखो। एक एहसास रहता है कि हाँ भाई हम इसको 2 साल बाद निकालेंगे, और एटलीस्ट यू विल फील गुड कि हाँ ऐसा है, राइट। भले 2 साल के लिए रखो या साल के लिए रखो, जो भी है ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बैंक ऑफर करता है हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाई रेट क्यों करती है? फिक्स डिपॉजिट में रेट ऑफ इंटरेस्ट एग्जाम में पूछा था, इंटरव्यू में, सब इंटरव्यू के क्वेश्चन। हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में क्यों मिलता है जबकि सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलता है, क्यों, ऐसा क्यों? बिकॉज जो हम अमाउंट डालते हैं वो हमेशा के लिए होता है, और वो लोग उसे यूटिलाइज कर सकते हैं जब भी वो, बिल्कुल सही बात इसलिए है, हमें इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल सही बात है। वो ज़्यादा देर तक यूज़ करेंगे पैसे का तो ज़्यादा उससे अर्निंग करेंगे, और ज़्यादा ग्रो करेंगे तो हमें ज़्यादा रिटर्न्स देंगे। ठीक है, सिंपल बात है। हालांकि मैं आंसर तो पहले ही बता चुका था, बट फॉर्मेलिटी के लिए मैं पूछ रहा था, बट अच्छा किया आपने बताया, इट वॉज गुड। ठीक है, तो द डिपॉजिट्स मेड बाय अकाउंट होल्डर एज कम्पेयर टू रेगुलर अंटिल द पीरियड ऑफ मेच्योरिटी। जब तक मेच्योरिटी नहीं होगा तब तक आप वो पैसा नहीं निकाल सकते। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, ज़रा समझिएगा क्या होता है, ज़रा समझना। कोई एक स्टूडेंट अपना नाम बताओ जल्दी से, बोलो जल्दी बोलो। प्रियंका। देखिए प्रियंका, मान लीजिए कोई बैंक अकाउंट आप बताइए किस में है, कोई बैंक अकाउंट, बैंक का नाम बोलो। कौन सा? फेडरल, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या? चलो ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, और आपने मान लीजिए 50,000 रुपये जमा करा दिया, ठीक है, और 2 साल के लिए कर दिया। देखो थोड़ा बुरा मत मानना, कुछ मैं टफ वर्ड्स यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, प्रियंका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 2 साल के लिए या 5 साल के लिए पकड़ लो, है ना, 5 साल के लिए आपने 50,000 जमा कर दिया। और बढ़ा दूँ या ठीक है 50,000? ठीक है, नहीं तो बोलोगे ठीक है ना, चलेगा। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि आपका बेस्ट फ्रेंड का नाम बताइए, कोई भी ऐसा नाम बता दीजिए, झूठ मूठ का ही बोल दीजिए, मैं पर्सनली किसी। दिव्या। चलिए देखो दिव्या, थोड़ा कुछ बड़ा होने वाला है तुम्हारे साथ, हैं? ठीक है, अब क्या हुआ कि दिव्या को कॉलेज का फ़ीस भरना था। ठीक है, कॉलेज का क्या था, फ़ीस भरना था, लेकिन कुछ किसी इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी की वजह से कॉलेज फ़ीस नहीं भर पाई,
25,000 रुपये फ़ीस भरने थे। अब कुछ भी हुआ होगा घर पे सिचुएशन, आई डोंट वांट टू मेंशन इट, तो प्रियंका कौन क्या करेगी? अब प्रियंका तो एक बार कमाती थी या नहीं कमा, जो भी है उसने जमा करके रखे थे। अभी प्रियंका के पास एक नॉर्मल 10-10 हज़ार रुपये महीने के आते हैं या 5,000 आता है, या फिर वो पढ़ाई कर रही है, जॉब छोड़ चुकी है, तो 50,000 जमा कर रखे। अब दिव्या का कॉलेज का फ़ीस छूट गया है, तो हो सकता है प्रियंका अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ दे या फिर किसी से अरेंज करके दे। लेकिन अगर कोई हेल्प नहीं कर रहा है तो प्रियंका अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ेगी। तो मान लो कि तुम्हारा बात हुआ बैंक के साथ, सीबीआई के साथ, कि मैडम मैं आपको 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा 5 साल के बाद। तो 5 साल के बाद 1 साल में 6%, तो 5 साल में कितना परसेंट? 30%। 50,000 का 30% कितना होता है? 15,000। तुमको 5 साल के बाद कितना मिलना था? 65,000। यस और नो? अब देखो, दिव्या को पैसे की ज़रूरत कब पड़ी? प्रियंका जब 4 साल 4 इयर्स तक वेट कर चुकी थी, 5वां साल एंटर होने वाला था, और इसी बीच दिव्या को पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो अब मुझे बताओ, बैंक वाला पैसा देगा कि नहीं देगा, लौटाएगा कि नहीं लौटाएगा? तो फ़र्क क्या पड़ेगा? कम देगा, इंटरेस्ट कम देगा। लेकिन आपको पता है, इंटरेस्ट कम देगा तो बच्चे के मन में यह आता है कि देखो 1 से 4 साल तक तो आप पेशेंस रखे। किसने रखा? प्रियंका ने। अब कोई भी चीज़ के लिए वो पैसे खर्च करे, चाहे वो दिव्या का कॉलेज फीस भरे या कुछ भी करे, ये उसका पर्सनल कॉल है, ठीक है। तो 4 साल तक तो हमें 6% के हिसाब से मिलना चाहिए था। यस और नो? यस। और चौथे साल से 5वें साल में हमने प्रॉब्लम क्रिएट किया। तो मुझे बताओ कि 4 साल तो किए तो मुझे 24% तो मिलना चाहिए था। और मान लो कि हमने प्रॉब्लम कब क्रिएट किया? 4 से 5 साल के बीच में। यस और नो? 4 साल तो मैं अपने पेशेंस रखा ना, प्रियंका ने पेशेंस रखा ना, तो 24% तो वाजिब बनता है उसका। बोलो सही बात है कि नहीं? 24% 50,000 का 24% 100, 12,000 रुपये, तो 12,000 तो मिलना चाहिए। बोलो यस और नो? अरे मिलना चाहिए, लॉजिकली मिलना चाहिए, टेक्निकली मिलना चाहिए, लॉजिकली है, मिलना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? लेकिन बैंक ये बोलेगा कि देखिए मैडम, अगर आप 2 दिन पहले भी आ जाओगे ना तो हम उस समय अलग बात करेंगे। फिर बोलेगा, फिर वो पहले बोलेगा देखिए सर, मैं सिर्फ 2 ही दिन, मान लो कि 29 दिसंबर 2 दिन पहले पैसा निकाल, इमरजेंसी में किसी को भगवान ना करे कुछ ऐसा हो कि किसी के पड़ोसी के घर में अटैक आ गया, तुम अपने घर पे क्यों लो, है ना? तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था या कुछ था, मैं बार बार बोल रहा हूँ भगवान ना करे ऐसा कुछ हो किसी के साथ, लेकिन 2 दिन पहले पैसे की ज़रूरत पड़ गई। तो मुझे बताओ, बैंक वाला तुम बोलोगे देखिए सर हमने तो 4 साल 363 दिन तो इंतज़ार किया ना सर, क्या 2 दिन के लिए आप सोच रहे हो? तो सामने वाला बोलेगा देखिए मैडम, ये उन दिनों की बात है, आप 2 घंटे पहले भी मैच्योरिटी से पहले 10 बजे से पहले भी आ जाओगे ना, 1 दिन पहले भी आ जाओगे ना, तो हमारा नया रिवीजन हो जाएगा पूरा का पूरा। तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि 4% भी दे सकते हैं वो आपको, हो सकता है 3% भी दे दे। वो डिपेंड करेगा कि किस समय पे आप पैसा मांगने जा रहे हैं, डिपेंड ऑन होम बैंक। समझ में आ रही कि नहीं बात? यस और नो? क्लियर है कि नहीं? बोलो। तो उस समय के कंडीशन आपको पहले थोड़ी बता दिया जाएगा कि आप 3 महीने पहले लोगे तो इतना देंगे, 6 महीने पहले लोगे तो इतना लौटाएंगे, 1 साल पहले लोगे तो इतना लौटाएंगे, ये सब बात नहीं होगी। वो हम उस दिन बात करेंगे उस समय की सिचुएशन कैसा है, ठीक है। लेकिन एक स्टैंडर्ड रहता है कि हम आपको, अगर आप साल भर 2 साल के बाद निकालते हो तो कम से कम मैं 2% ज़रूर दूंगा, 2 नहीं 3.5% ज़रूर दूंगा। पूछो क्यों? पूछो क्यों? 4% में ज़रूर दूंगा, बैंक बोलता है। क्यों बताओगे? क्यों? बोलो क्यों? क्योंकि सेविंग्स में हम रखते तो बाय डिफ़ॉल्ट 4% तो मिलता ही मिलता ना। सेविंग्स में अगर होता तो बाय डिफ़ॉल्ट तो 4% मिलना ही मिलना था। तो एक तो मैंने 2 साल वेट किया, बैंक वालों को आप बोलोगे, इससे अच्छा तो मैं सेविंग्स में भी रखती तो भी मेरे को 4% तो आप देते ही देते झकमरा करके। तो 4% तो मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक वालों ने कमिट किया मैडम मैं आपको 8% दूंगा, तो 8% सॉरी मैडम मैं नहीं दे सकता, सॉरी। अगर मैं बैंक करूँ तो मैं हाथ जोड़ लूँगा, सॉरी। आप 5 दिन पहले भी मांग मैच्योरिटी से पहले लेने जाओगे तो मैं 8% नहीं दे पाऊँगा, लेकिन 4% तो मिनिमम दूंगा, क्योंकि ये तो सेविंग्स अकाउंट का ही रूल है।
अब तो सेविंग्स अकाउंट में तो आप कभी भी निकाल सकते हो पूरा पैसा, लेकिन यहाँ तो आपने पेशेंस रखा ना, 2 साल 3 साल 4 साल, तो 4% तो मैं वाजिब दूंगा। यानी एक बात समझ में आया, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि क्या ये पॉसिबल है कि आपको सिर्फ 2% इंटरेस्ट मिले अगर आप मैच्योरिटी के 15 दिन पहले निकाल लो पैसा। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बोलो क्या ये पॉसिबल है? नो। क्या ये पॉसिबल है कि कुछ भी इंटरेस्ट ना मिले? नो। नहीं, यानी कम से कम जो है, हालांकि ये बात तुम ये बोल नहीं सकते हो कि 4% कन्फर्म मिलेगा, उस टाइम का सेविंग्स अकाउंट का उस बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो तो मिलेगा। मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, तुम्हारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में प्रियंका है बैंक अकाउंट, और तुमको बात हुई है कि 3% देंगे, मान लो सपोज 3 का बात हुआ है, और तुमने फिक्स डिपॉजिट भी कर रखा, 4 साल तक इंतज़ार किए, और 4 साल 2 महीने के बाद पेशेंस टूट गया, कुछ इंपॉर्टेंट अर्जेंट के लिए काम आ गया, ठीक है। तो उस सिचुएशन में बैंक क्या बोले कि देखिए मेरे बैंक उस समय 3% चल रहा था सेविंग्स अकाउंट पे इंटरेस्ट, अब जो है मैडम 3.5% चल रहा है। तो अब मुझे बताओ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फिक्स डिपॉजिट पे कम से कम देगी भी तो कितना % देगी? 3.5 का देगी। अब मान लो जब आपने अकाउंट खुलवाया फिक्स डिपॉजिट और आपका उसमें 3.5% चल रहा था सेविंग्स अकाउंट पे, और सिचुएशन ख़राब हो गया, थोड़ी महंगाई आ गई, बहुत तरह का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी चेंज कर दी है, और उस समय जब आप अपना फिक्स डिपॉजिट तोड़ रहे हो, उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या बोलते हैं उसको, सेविंग्स अकाउंट का 3% चल रहा है, तो कम से कम कितना मिलेगा आपको? ईमानदारी से बताओ। 3%। आई होप समझदार हो आप। हालांकि चीज़ें डिपेंड करती है बैंक टू बैंक, ये स्टैंडर्ड बातें हैं, समझ रहे हो कि नहीं? स्टैंडर्ड बात कि ऐसा नहीं कि पता चला हमने जमा के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। चलो अगर ऐसा होगा तो नोट डाउन करके बता देंगे वो कि मिलेगा मैडम तो 8% मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। अब ये भी टर्म्स एंड कंडीशन दें तो ये उनका अलग पर्सनल कॉल है। चलिए आगे बात करते हैं। फिक्स्ड अकाउंट को टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं या बॉन्ड्स के रूप में बोलते हैं ना, टर्म डिपॉजिट। अब देखो फिक्स्ड डिपॉजिट की भी अलग अलग टाइप के डिपॉजिट होते हैं, कुछ 6 महीने वाले होते हैं, कुछ 1 ईयर वाले होते हैं, कुछ 2 ईयर्स वाले होते हैं, कुछ ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, 3 ईयर्स वाले होते हैं, 5 ईयर्स वाले होते हैं। आप अब मुझे कि जो आदमी 6 मंथ्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराएगा, क्या उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा या वो आदमी को जो 5 साल के लिए जमा करा रहा है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा? बोलो। 5 ईयर्स से ज़्यादा। समझ गए ना लगभग, आप समझ गए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी अगर आप 1 साल वाला करा रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके हिसाब से बात होगी, आप 5 साल वाला करा रहे हो तो उसके हिसाब से बात होगी, 2 साल वाला करा रहे हो तो उसके हिसाब से बात होगी। आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया। अच्छा, एक बार तुमने डिसाइड कर लिया कि 2 साल वाला लेना है तो तुम बाद में उसको बिफोर मैच्योरिटी उस पॉइंट को नहीं चेंज कर सकते हो। भाई जो लग गया सो लग गया, अभी दूसरा पैसा लगाओ 5 साल के लिए, ये नहीं पता चल सर वो 2 साल वाला जो हमने किया था ना उसको बढ़ा दो 3 साल का टेन्योर। हालांकि ऐसा कंडीशन आप डाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन जो भी चीज़ करनी है ना, ये तो वही वाली बात होगी नहीं, 5 साल का पैसा तुम 2 साल में निकाल रहे हो, बोले तुम 2 साल और करवा रहे हो बाद में 5 साल का, ऐसा थोड़ी होता है। क्या ऐसा होगा? ये तो वही वाली बात होगी बैंक को उल्लू बनाने की बात, कि हम बोल रहे हैं 2 साल है ना, लेकिन रखेंगे 5 साल। तो बैंक वाला भी समझदार है, ये बड़ा स्मार्ट पर्सनालिटी है कि 2 साल बोल के 5 साल बढ़ा सकती है ये। तो अगर वो 2 साल में ही निकाल लेगी तो मैं उसका पैसा यूटिलाइज 2 साल के लिए करूँगा ना, 5 साल वाले प्रोजेक्ट में क्यों डालूँ मैं? बैंक भी तो सोचेगा ना, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं, बोलो। और बाद में वही पैसे को वो अलॉन्ग बढ़ा दे तो मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे बढ़ा दूँ? क्योंकि पैसा तुम्हारा फिक्स हो गया कि इतने ही टाइम के लिए यूज होगा। तो मैं उस टाइप के बिजनेस में इन्वेस्ट करूँगा जिसकी मैच्योरिटी क्या होती है, 2 साल की होती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे बताओ एक बिल्डिंग को बनाने में कितना टाइम लगता है? एक बिल्डिंग को बनाने में कितना टाइम लगता है बताओगे ज़रा? 3 to 4 years। 3, 4, 5 ईयर्स। अब मुझे तो जब तक बिल्डिंग बनेगा नहीं तब तक पूरा पैसा आएगा क्या? कमाई होगी क्या बिल्डर की? नो, नहीं होगी। तो अगर बैंक ने लोन दे दिया एक बिल्डर को, लोढ़ा जैसे ग्रुप को या किसी को भी दे दिया, हाँ, तो जब तक बिल्डिंग रेडी नहीं हो तब तक पैसा नहीं मिलेगा। अब इसी बीच में जिसने फिक्स डिपॉजिट करा रखा था उस बैंक में, अब वो पैसा आ जाए साल भर के बाद मुंह उठा करके पैसा दो मेरा पैसा दे दो, तो बिल्डर का काम रुक जाएगा ना, और काम रुक जाएगा तो फ्लैट बिकेगा नहीं, तो कमाई कैसे होगी? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे देगा वो? अब बिल्डर ज़्यादा में बेचेगा
बैंक को कमाई होगी तभी ना बैंक वाला देगा जी तुमको रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादा। यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो यही बात है कि विड्रॉ अंटिल द मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है। तो फिक्स्ड पीरियड के लिए हो गया और विड्रॉ तुम नहीं कर सकते हो मैच्योरिटी पीरियड तक। अगर ऐसा करते हो तो मैच्योरिटी पीरियड दैट इज ए फाइन इज टू बी पेड विच वेरीज बैंक टू बैंक। तो आपको एक फ़ाइन देना पड़ेगा और फाइन एक पेनाल्टी के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। 4 से 7.5% के हिसाब से होता है और फिक्स डिपॉजिट 7 दिन से 10 साल के लिए भी हो सकता है आपका, 7 डेज से 10 ईयर्स के लिए। तो तुम लोग ये सोचते हो सेविंग्स अकाउंट में मेरा पैसा रहता है तो 7 दिन तो मैं नहीं निकालती तो फिक्स डिपॉजिट ही हुआ वो, नहीं यही सोचते होगे ना तुम लोग? नहीं सोच सकते हो। एक बात और बताता हूँ, आप एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मैं बताता हूँ जब मैं इंटरव्यू के लिए फेस करने गया था ना तो लगभग मैंने 3000 क्वेश्चंस पढ़े थे। कितने? 3000 वाइवा क्वेश्चंस जो पूछ सकते हैं ना एग्जामिनर, सारे खखोर के ढूंढ के पढ़ाई किया था मैंने। समझ में आ रहा है मेरी बात? यस और नो? और मुझे तो लगता है कि उसमें तो उतना एयरटेल का इंटरनेट चलता नहीं था, बट मैं बहुत सारा इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ता था। तो एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि क्या फिक्स्ड डिपॉजिट हम 20 साल से ज़्यादा के लिए कर सकते हैं क्या? चलिए आपसे पूछता हूँ मैं, क्या मैं फिक्स्ड डिपॉजिट 20 साल से ज़्यादा के लिए कर सकता हूँ क्या? अब आप तो इतने समझदार हो कि सब बोलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आपने तो पढ़ लिया। लेकिन स्टार्टिंग में अगर मेरा बिना पढ़ाए में आपसे पूछता तो आप हाँ बोलते या ना बोलते? ईमानदारी से बोलो। नहीं आता ना। तो आप ये बोलते हैं ना, नहीं बोलते भाई? बड़ा इंटेलिजेंट लोग हो तुम जी, हैं? चलो मैं पूछता, अभी नहीं पढ़ाया होता मैं तुमको कि 10 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो तुम 15, मैं पूछता 12 साल के लिए मैं फिक्स डिपॉजिट कर सकता हूँ, तो तुम क्या बोलते, हाँ या ना? चलो मैं तो ना बोलती। अरे कमाल की बात। अच्छा तुमको पहले से पता है ये चीज़ें इसलिए क्या? बाकी लोग भाई, बाकी लोग क्या बोलते हैं? कोई हाँ बोलने वाले हैं कि नहीं? हाँ सर कर सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, कर सकते हैं सर। आप ये बोलते हैं। लेकिन इसका वजह क्या है कि 10 साल से क्यों नहीं करने देते? इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है, ज़रा दिखाता हूँ मैं आपको कैसे। मान लो 1 लाख रुपए तुमने जमा कर दिया फिक्स डिपॉजिट, ठीक? यस। और मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे कितना दिया है? 7.25 यानी 7%। यस। अगर 10 साल के लिए जमा कर दिया वो पैसा, तो मुझे बताओ कितना % पैसा देना पड़ेगा बैंक को? 1,70,000, 1.7 लाख। यस। लेकिन वही चीज़ तुमने अगर 20 साल के लिए कर दिया तो बैंक को कितना देना पड़ेगा 7% के हिसाब से? बोलो, 2,40,000। यस और नो? यानी डबल से भी ज़्यादा। सही बात है कि नहीं? अरे बोलो ना, डबल से भी ज़्यादा हुआ ना? नहीं हुआ क्या? अरे 70%, 70,000 हुआ, 10 साल का 7%। मैथमेटिक्स का बेइज्जती करा रहे हो तुम लोग। 10 साल में 70,000 रुपये की कमाई हुई, यस और नो? 1 साल में 7,000, तो 10 साल में 70,000, है ना? हालांकि मैं बोलने का तो मैं कुछ और अमाउंट भी बोल सकता हूँ, जैसे 7% 1 लाख का कितना? 7,000 1 साल में, तो 10 साल में 70,000, तो 20 साल में कितना? 1,40,000। और 1 लाख पहले का आपका मूल था और 1,40,000, 1,40,000 क्या मिल गया आपका? इंटरेस्ट। तो टोटल कितना मिलेगा अमाउंट? 2,40,000। तो डबल से ज़्यादा नहीं हो गया क्या? यस। और कोई भी बैंक ये चाहेगी कि मुझे डबल से ज़्यादा देना पड़ जाए? बोलिए। नो सर। कभी नहीं चाहेगी वो कि हम डबल से ज़्यादा दे दें। वर्स्ट केस में डबल तक ठीक है, समझ में आता है, लेकिन मैं डबल से भी ज़्यादा दूँ ना 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 ना, ये घाटे का सौदा है। तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि 10 साल तक आपको अगर 7% के हिसाब से तो 1,70,000 होगा, तो डबल से ज़्यादा नहीं। हाँ बोलिए। तो हम लोग जब तभी अगर परसेंटेज ज़्यादा हो और जब भी हमारी एफडी कंप्लीट होती है तभी परसेंटेज कम रहता है, तो हम लोग को तो जो परसेंटेज पे रखा हुआ रहता है वही परसेंटेज वही मिलेगा, वही मिलेगा। वही एक बार जो बात हो गई अपनी बात हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
एक बार जो एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। चलो सोचो, बड़ा अच्छा सवाल तुमने पूछ दिया, इसी पे मैं बात करता हूँ। चलो मान लो बिल्डर है ना, बिल्डर को लोन, बिल्डर से आप फ्लैट खरीदते हो और लोन लेते हो। आपने 3 BHK का फ्लैट की बात की, चलो 2 BHK रखते, थोड़ा ज़्यादा महंगा हो जाएगा। 2 BHK, चलो 3 BHK लेते हैं। 1 करोड़ में बात हुई आपकी, कितने में बात हुई? 1 करोड़ में। तो 1 करोड़ रुपये कौन देगा? बैंक देगी, और उसका आप क्या दोगे? EMI दोगे। अब 1 करोड़ में फ्लैट बेचने की बात कर दिया है लोडा ने। अब इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सीमेंट का दाम आज कितना है, कल कितना रहेगा, या 1 साल बाद कितना रहेगा, 2 साल बाद कितना रहेगा। अब सामने वाला ने बोला सर मैं आपको 5 साल में पोजीशन दे दूंगा या 3 साल में पोजीशन दे दूंगा। अभी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बोला 80 लाख रुपए में दे रहे हो या 1 करोड़ में दे रहे हो, अभी सीमेंट का दाम घटे या बढ़े उससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या कस्टमर को? बोलो, नो क्या इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है क्या बैंक को कि भैया देख तूने बोला 1 करोड़ में देगा, सामने वाला को 3 BHK विद डबल डेक विथ बालकोनी, ये वो एयर कंडीशन पूरा ताम झाम मिला के 1 करोड़ में दोगे। अभी तुम बोल रहे हो कि सर मेरे को बच नहीं रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है। बचे ना बचे माला का ही फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल बात यही है कि तुमको वहाँ पे सीमेंट का दाम बढ़े घटे, बाढ़ आए, टूटे फूटे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपल बात है कि 1 करोड़ में तुमको वो चीज़ देनी ही होगी, चाहे उसका दाम बढ़े या घटे। तो मुझे बताओ, जो इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपने क्या लिया? लोन लिया। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है, लेकिन बिल्डर को तो उतना ही पैसा मिलेगा, 1 करोड़ ही मिलेगा, उससे ज़्यादा तो 1 रुपया ज़्यादा नहीं मिलना उसको। सही बात है कि नहीं? चाहे उसका प्रॉफिट हो या क्या हो, लॉस हो। बस वही बात है कि एक बार आप बिल्डर की तरह हो, एक बार आपने कमिट कर दिया कि मुझे 1 करोड़ रुपया मिलना है, मतलब कमिट कर दिया यानी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे मिलना है, तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट से मिलेगा। उसके बाद आपको फिक्स कर दिया गया, आप नया ओपन कराते हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा आपका। चलिए आगे बात कराते हैं। नेक्स्ट है रेकरिंग डिपॉजिट। रेकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? ये जो है जनरली छोटा अमाउंट होता है और एक सर्टेन पीरियड के लिए होता है, और इसमें हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इसका मतलब क्या है? रेकरिंग का मतलब क्या होता है? बार बार। क्या होता है? बार बार मतलब पीरियोडिकली या रिपीटेडली, यानी एक सर्टेन पीरियड के बाद वो ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है। अब इसका मतलब रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब जरा एग्जांपल से मैं बताऊंगा आपको, जरा समझना अच्छे से, है ना। इंटरव्यू का क्वेश्चन है, समझना अच्छे से। आपसे पूछा जाएगा कि आपके फादर क्या है, अगर बिजनेसमैन है तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करवाने के लिए सजेस्ट करोगे, है ना। करंट अकाउंट। अब सजेस्ट तो आप वैसे भी आप करंट करोगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। आपको अलग अलग बैंक का नाम बताएंगे, वो अलग अलग डेटा बताएंगे कि बैंक ऑफ इंडिया का 6% है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 6.5% है, पंजाब नेशनल बैंक का 4.5% है। ऐसे करके वो मुंह से बोलते जाएंगे। तो याद रखना, भूलना मत, जब इंटरव्यू में बोल रहा है ना तो 5-6 बैंक का नाम बता देगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बता देगा मुंह से। अब पता चला तुमने पापा को बोल दिया, सजेस्ट कर दिया, पापा आप बैंक ऑफ इंडिया में खुलवाइए, बाद में पता चला एक साथ 8-10 बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुंह से बोला, तुमको याद ही नहीं रहता है कि नहीं। मान लो बैंक ऑफ इंडिया का बोलेंगे 6%, फिर बोलेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 5.5%, फिर बोलेंगे मान लो इंडियन बैंक का 3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, फिर बोलेंगे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 4.5%। अभी तुमको 5-10-12 बैंक का एक साथ बोल देंगे, याद रहेगा तुमको? याद रहेगा? तो याद रखना, जैसे मैथमेटिक्स टेबल याद करते थे ना बाबू, ठीक है, वैसे ही तुमको तामझा गोल गोल घुमाएंगे एग्जामिनर वहाँ पे, इंटरव्यूअर। अब बाद में तुम बोलोगे सर मुझे भूल गई मैं, तो वहाँ पे अगर तुम भूल जाओ ना तो तुम यही बोलोगे सर कि आई विल सजेस्ट दैट बैंक आउट ऑफ विच ऑल द बैंक्स यू मेंशन इन विच द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ हाइयर। अब ये स्मार्ट आंसर है, ऐसा नहीं कि तुम बोल दोगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बाद में पता चला इंडियन बैंक भी बोले थे 3.5%, एक HR पैनल में जो बैठे थे, तब तो तुम फंस जाओगे। बोले ये लड़की को कुछ याद ही नहीं रहता है, कैसी लड़की है ये। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? हाँ जी। यस सर। तो थोड़ा ना समझदारी से करना है। RBI का इंटरव्यू होगा तो जन्नत ही दिखा देंगे आपको। चलो आगे बात करते हैं। तो इसमें
फिक्स्ड इंटरेस्ट अमाउंट पे मिलता है, ठीक है, और मंथली इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा देना होता है, जिसको हम फिक्स्ड, हालांकि है फिक्स्ड डिपॉजिट लेकिन रेकरिंग है, और ये जनरली 10 साल से ऊपर के लिए होता है, और रेकरिंग अकाउंट होता है, उसके लिए वैलिड आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। कम से कम अमाउंट जो होना चाहिए वो रेकरिंग 100 रुपये का होना चाहिए, हालांकि उससे कम भी हो सकता है, लेकिन इन एन एवरेज 100 रुपये तो होना ही चाहिए। इंटरेस्ट रेट ऑफर जो है जनरली 3.5 से 8.5% के बीच में होता है, वो भी डिपेंड करता है बैंक के ऊपर, ठीक है, कि और ये भी डिपेंड करता है कि आपने कितने महीने के लिए पैसा जमा करा रखा है। चलिए, सबसे मिनिमम टाइम पीरियड इस टाइप के में कितना होता है? 6 महीने का होता है, और मैक्सिमम 10 ईयर्स का होता है। मिनिमम कितना होता है? 6 महीने के लिए, और मैक्सिमम 10 ईयर्स का। तो अब मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो आप बताइएगा मुझे व्हाट इज़ द डिफरेंस। चलो एग्जाम्पल से समझें, यस और नो। हाँ जी, यस, अरे बोलो ना, समझो एग्जाम्पल से। ये जो 1 लाख है ना, अगर ये फिक्स्ड डिपॉजिट है तो तुमको एक साथ 1 लाख रुपए लेके आना है। लेकिन अगर तुमने ये 2 साल का कर रखा है तो मान लो 6 महीने में तुमने 25,000 दिया, फिर अगले 6, मान लो 1 जनवरी को तुमने 25,000 दिया, फिर अब कब देना है 25,000? बोलो, 1 जून को देना है 25,000, दिसंबर ख़त्म, अगला साल स्टार्ट हो गया, फिर 1 जनवरी को कितना देना है? 25,000, और फिर जून में क्या देना है? 1 जून को 25,000, हो गया ना 2 लाख पूरा। और तीसरा साल का पहला दिन को तुमको मैच्योरिटी, अगर मैच्योर होता है तो तुमको इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन इसमें तुमको एक साथ पूरा पैसा देना है, इसमें तुमको 6 महीने के बाद 25,000 25,000 25,000 करके 4 बार में देना है। क्या ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? हाँ जी, डिपॉजिट की बात, हाँ, ये भी है तो फिक्स डिपॉजिट ही। ये तुम 6,000 डाले हो तो इसका मतलब 25,000 डाले हो तो इसका मतलब ये है कि तुम 25,000 वापस निकाल सकते हो। नो, अब अगला 25,000 तुमको जून को देना है, फिर अगला 25,000 तुमको 1 साल कंप्लीट होने के बाद 1 जनवरी को देना है, फिर 25,000 तुमको जून को देना है फिक्स डिपॉजिट ही। वो पैसा को तुम हाथ नहीं लगा सकते हो ईमानदारी से। लेकिन ये 2 लाख 1 लाख तुमको 4 टुकड़े में देने हैं। लेकिन यहाँ पे 1 लाख पूरा गद्दी जो है हाथ में कैश लेके जाना है, बैग में डाल के। अब मैच्योरिटी दोनों 2 साल के बाद ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं, बिल्कुल। अरे कैसे सेम कैसा रह सकता है? कमाल की बात करते हो। आदमी को इतना लिवरेज दोगे तो आदमी तो गया नहा लेगा ठंडे के मौसम में। इसमें 4 से मान लो 6% है सपोज, तो इसमें 6 से 8 के बीच में होगा। अरे इसमें तो पूरा रिस्क ले जाना सामने वाला। 1 लाख हार्ड कैश होना भी तो चाहिए लोग के पास। इसमें तो 25,000 पगार आ रहा है, थोड़ा खर्च करता है, थोड़ा बचा करके दे देता है 6 महीने पे। तुम खुद ही बता दो ना कि अगर तुम 25,000 का डिपॉजिट करा रहे हो और 2 लाख रुपए वाला 1 लाख का स्कीम लिए हो तुम, तो इसका मतलब यही हो गया ना जी कि मान लो तुम बताओ कि तुमको कितना महीना का सेव करना है? लगभग 4,500, 4,500। 1 महीने में तुम 4,000 पकड़ो, 4,000 रुपया पकड़ो। 4,000 रुपया 5 महीने तक रखोगे तुम तो 20,000 जमा हो गया, और 6ठा महीने में 5,000 ले लो और जमा कर दो बैंक में। FD लग गया तुम्हारा। सही बात है कि नहीं? लेकिन इसमें क्या है, पूरा पेमेंट एक साथ लेके जाना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ जी। तो अगर रेकरिंग डिपॉजिट में डाल रहे हो, टेन्योर चाहे से भी क्यों ना हो, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा। समझ में आ रही है बात की नहीं? है ना? रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होगा। हालांकि ये भी डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। हो सकता है बैंक ऑफ इंडिया जो है रेकरिंग डिपॉजिट पे 6 to 7% दे रही हो, और फिक्स्ड पे 9.5% दे रही हो सपोज। वही चीज़ होता है कैनरा बैंक जो है रेकरिंग डिपॉजिट पे 8% दे रही हो और फिक्स्ड डिपॉजिट पे 10.5% दे रही हो। तो आपको ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। ऐसा कोई कसम नहीं खा के बैठे रहो कि सर इसका रेकरिंग डिपॉजिट में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा सब बैंक का। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं बात? तो थोड़ा सा मार्केट रिसर्च कर लेना चाहिए कि कौन सा बैंक, मतलब 12 बैंक है, चले जाओ ना 12 दिन छुट्टी निकाल के 2 साल के लिए डाल रहे हो तो एक दिन में बैंक में जाके बात कर लो। नहीं समझे? छुट्टी में पता लगा लो, फ़ोन से बात कर लो, सब जगह बात करके रिसर्च करके पैसा डालो। सही बात है कि नहीं? यस, नहीं समझे बात को?
और वो भी टेंशन लेने की क्या जरूरत है, वेबसाइट पे आप पता लगा लो। आज तो टेक्निकल हो गया, सब लोग डिजिटल हो गया, इंडिया तो है। देख लो क्या पोजीशन चल रहा है, बैंक में डालो। अब आपको चलो भाई, कोई स्टूडेंट बैंक का नाम बोलो, पसंदीदा बैंक लो। बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया, चलो जो तुम कहो तो वही दिखा, बैंक ऑफ। दिखा देता हूँ, ये तुम लोग पता नहीं जॉब करोगे तो पता तो होना ही चाहिए ना। तो वेबसाइट की वैसे ही है ना, देखो वेबसाइट खुल गया। ये ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगा, 1 मिनट लूँगा हार्डली। देखो यहाँ देख रहे हो इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है, हाँ जी, यस, और दिखाई दे रहा है तुम लोग को। यस सर, यस सर। क्लोज कर देते हैं, कोरोना से बचो भाई सब लोग हैं। चलो इंटरेस्ट रेट पे क्लिक करते हैं। देखो ये दिया आपको। अब आपको बताइए कि कौन सा वाले में चाहिए, सेविंग्स बैंक का चाहिए, रुपी टर्म डिपॉजिट चाहिए, है ना, बेस रेट चाहिए, आपको कौन सा चाहिए वो आप देख लीजिए इसके अंदर। मान लीजिए हम सेविंग बैंक अकाउंट कराते हैं, है ना। अरे यार ये स्लो चल, देखो कहाँ गया, ये देखो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना चल रहा है सेविंग्स बैंक के लिए, 1 लाख रुपए अगर आप जमा कराते हो तो 1 अक्टूबर 2020 से कोरोना का माहौल चल रहा था उस समय पे, है ना, चल रहा था कोरोना का माहौल, यस और नो। अरे नहीं बोल, कोरोना का माहौल चल रहा था तो उसको 2.90% कर दिया था। लेकिन 1 लाख से ऊपर है तो भी 2.90 ही है, यानी 1 लाख रुपए पे तुमको 3,000 रुपया मिलेगा। कितना मिलेगा, 3,000। 3,000 मिलेगा। 10 लाख है तो 30,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि देखिए अब यहाँ पे क्या है, रुपी टर्म डिपॉजिट जिसको हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं ना, है ना, मैच्योरिटी बकेट्स, डिपॉजिट्स लेस देन 2 करोड़, 2 करोड़ एंड एबव। अब 2 करोड़ से कम का मतलब 100 रुपये भी होता है, समझे बात को। अरे नहीं समझ रहे हो, देखो अभी तुम 7 दिन से 14 दिन के लिए मैच्योरिटी के लिए डाल दो पैसा, तो 2 करोड़ से कम का है तो कितना पैसा मिलेगा। 7 दिन तक एक बात याद रखना, भूल जाना पैसा को, कुछ भी हो जाए, नहीं समझे। तो 1 अक्टूबर 2020 को 3.25%, मतलब अगर तुमने 1 लाख जमा कर लिया 7 दिन के लिए तो तुमको कितना मिलेगा, 1,03,000, मतलब 1,03,025 रुपये। सही बात है ना, बराबर ना। सिर्फ 7 दिन के लिए किया तो 7 से 14 दिन, 15 दिन के लिए किया तो उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा तुमको। तो 3.25, 3.25, 3.25, 4.2, तो तुम जितने दिन के लिए जमा करोगे उतने रेट उसके हिसाब से तुमको पैसा मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस, ठीक है। जितना देर तुम पैसा रखोगे उतना पैसा मिलेगा तुमको, जितना दिन नहीं रखोगे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर मैंने 7 दिन के लिए रखा था ना, उसको 30 दिन कर दो, ऐसा नहीं होता है। नहीं समझ में आ रही बात मेरी। अगर तुमने एक बार बोल दिया सर मैं 10 डेज़ के लिए रखना चाहता हूँ, तो अब उसके बाद वो पैसा 10 डेज़ के लिए लगेगा, अब वापस पूरा निकालो अब फिर लगाओ तो अलग बात है। लेकिन तुमने 180 डेज़ बोल दिया तो 180 डेज़ तक पैसा नहीं निकाल सकते तुम। दूसरा पैसा लगा लो, लेकिन उसी पैसा को तुम बोलोगे सर थोड़ा बढ़ा दो ना, ना 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 ना, ऐसा ना बोलना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आ रही है कि नहीं बात, यस। अरे नहीं बोलते हो तुम लोग जी, हैं। पेनाल्टी डिटेल्स देख लो। अगर 5 लाख से कम विड्रॉ, अगर तुमने डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट करके रखा है, 5 लाख कम है और 12 महीने से पहले तुम्हारा मैच्योरिटी से पहले तुमने निकाल दिया, ठीक है ना, प्री मैच्योरिटी बिफोर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स। अब क्या होता है, कुछ लोग लगा देते हैं 3 साल के लिए और निकाल दिया 9 महीने के बाद, पैसा मुँह उठा के चले जाते हैं, पैसा दे दो मेरा। तो तुमको कितना मिलेगा, कितना 0.5% का पेनल्टी लग जाएगा। मतलब 5 लाख का 0.5% कितना होता है बताओगे, 2,500 रुपये होता है ना। एक तो बेकार है तुम लोग की ना मैथमेटिक्स, मेरे को बड़ा ख़राब लगता है। 1% कितना होता है 5 लाख का, 5,000, तो आधा % कितना होगा, 2,500।
इतना टाइम लगाओगे ना तो बेकार है मामला, तुम लोग बेकार मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, बेकार ज़िंदगी बर्बाद है फिर तो। चलो अब हो जाएगा अभी तो। अरे बाप बी पॉजिटिव। जीके में इतना छोटा कैलकुलेशन नहीं कर रहे हो, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे ये लोग कैसे DI के। चलो तो थोड़ा टाइम तो दो। क्या टाइम दो। चलो 5 लाख और ऊपर है, प्री मेच्योरली तुमने निकाल दिया तो 1% का लगा देंगे सीधा सीधा। कम का है, 5 लाख से कम है तो समझ में आता है गरीब आदमी है, ज़रूरत पड़ सकती है। अब जो आदमी 5 लाख से ऊपर का जमा कर लिया, जो 25 लाख जमा कर रखा है, तो पक्का करोड़पति आदमी होगा कि नहीं होगा बताओ, सही बात है कि नहीं। जो आदमी 25 लाख से 5 लाख से कम किया है तो हो सकता है रेगुलर सेविंग्स वाला बंदा हो सकता है, सही बात है कि नहीं, बोलो नहीं बोलोगे। हो सकता है वो रेगुलर सेविंग्स वाला बंदा हो, शादी वादी का माहौल आ गया हो, कुछ इमरजेंसी हो। लेकिन कोई आदमी 40 लाख जमा कर रखा है, इसका मतलब क्या उसकी इनकम 40 लाख है? नहीं, 5 करोड़ 6 करोड़ की इनकम होगी उसकी, तभी तो 40-50 लाख डाल के रखा है। तो इसीलिए उसके ऊपर 1% लगा देते हैं। लेकिन कम लगाया तो कम पैसा जमा करता है तो समझ में आता है थोड़ा मिडिल क्लास आदमी है, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा इंटरेस्ट मत लगाओ इसके ऊपर। लेकिन बिफोर कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ था, इसमें तो कभी भी एक दिन बाद भी तुम आ गए 40 लाख जमा करके रखा, मुँह उठा के आ गए पैसा दो मेरा, तो सीधा 1% काट लूँगा और फिर लौटाऊँगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काट भी लूँगा फिर लौटाऊँगा। इंटरेस्ट की तो बात ही ना करो तुम मेरे। इंटरेस्ट की बात कब करोगे? जब 12 महीना पूरे हो जाएंगे तब। हाँ, अगर 12 महीने से ज़्यादा वाला स्कीम लिया है तब, अगर कम वाला लिया है तो फिर बात ही अलग है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। अरे नहीं समझते हो क्या? हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह से बेस रेट होता है। समझ में आई बात? रुपये डिपॉजिट, अब ये सब जाकर के आप लोग देखना। अब देखो बेस रेट कितना है, 9% से 8.80% इफेक्टिव है। बेस रेट क्या है? कम से कम मतलब इन एन एवरेज 9% से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कोई देता भी नहीं है कोई बैंक, आपको मालूम है ना? कोई बैंक ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 से ज़्यादा देता है क्या कोई बैंक? नहीं देता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्या है? 6 महीने से 10 साल तक आप बात कर लिए। शॉर्ट टर्म टेन्योर यूजुअली रेंजेस बिटवीन 6 मंथ्स टू 1 ईयर। 6 महीने से 1 साल तक के बीच में शॉर्ट टर्म होता है। मीडियम टर्म क्या होता है? 1 से 5 साल के लिए। और लॉन्ग टर्म टेन्योर किसको बोलते हैं? फ्रॉम मोर देन 5 ईयर्स टू 10 ईयर्स। तो 5 साल से 10 के लिए जब आप लगाते हो, ठीक है, वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपको मैं बताता हूँ इन एन एवरेज, आप देखोगे, मैं आपको बताता हूँ एक प्रोसेस। कुछ लोग बोलते हैं कि फैमिली के लिए हम एक FD कर दिए हैं, तो जिस दिन बच्चा पैदा होता है, मान लो लड़की का नाम नेहा है, बेटी है, अब इसमें 2 तरह की चीज़ है। अब एक होता है कि रेगुलर सेविंग्स कर रहा है, जॉब करने वाला आदमी है, तो नेहा के नाम से डेली महीने का 1000 रुपये वो जमा कर देता है। समझना अच्छे से। तो कितने महीने के लिए जमा किया उसने? 1 साल किया है तो 12,000 जमा हो गया। बोलो क्लियर है? यस। अब मुझे बताओ, नेहा जब क्लास 10th में जाएगी तो मान लो उसको कैम्ब्रिज में पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? कैम्ब्रिज में। तो मुझे बताओ 12,000 लग गया, 1 साल में जमा कर दिया उसने। छोटी बच्ची थी वो, 6 महीने की। अब 1 साल में उसने 12,000 जमा कर दिया। अब जब बच्ची बड़ी हो गई, 10 साल की हो गई, जब क्लास 10th में तो 15 साल हो जाता है एज, तो मैंने इन एन एवरेज पकड़ता हूँ कि 15 साल पकड़ लो, 15 ईयर्स। तो मुझे बताओ हर महीने वो 1000 रुपये जमा कर रहा था। और फिक्स डिपॉजिट वाले बोलते हैं कि हम आपको 8% दे देंगे। कितना परसेंट दे देंगे? 8% इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो मुझे बताइए 15 साल में 12,000 रुपये कितना हो जाता है? 1.8 लैक्स। सही है, 1,80,000। अब मुझे बताओ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, कैम्ब्रिज स्कूल में या दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन कराना है, और क्लास 10th का एग्ज़ामिनेशन है, और जो भी चीज़ें हैं, एग्ज़ामिनेशन होगा या जो भी चीज़ें होंगी, जो खर्च होगा उसमें ट्यूशन फीस की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, फॉर्म्स होंगे, सारी चीज़ें। कितना खर्चा हो जाएगा? 1,80,000 और 8%, 18 × 8 कितना होता है? 18 जा। अजी 18 जा कितना होता है? 74। कुछ भी बकवास करते हो क्या? 18 जा कितना होता है? जल्दी से बताओ। 108 होता है। 108 हो गया, यानी 10,800, लगभग 12,000 रुपये और मिल जाएगा। तो मिला जुला के 1,92,000 रुपये मिल गया। राउंड फिगर पकड़े तो 2 लाख रुपये हो गया।
ठीक है। तो 2 लाख रुपए 10/10 में आ गए, लेकिन हो सकता है पिताजी को इस 2 लाख की ज़रूरत अभी ना पड़े। अब समझना, अब ये क्या किए पिताजी ने, क्या किया, ये 2 लाख रुपए को निकाल लिए और अगले 2 साल के लिए फिर से फिक्स डिपॉजिट कर दिया। मेरी बात समझ रहे हो? बेटी की बात हो रही है, नेहा की। अब 2 साल के लिए फिर से फिक्स डिपॉजिट किया, बताओ क्यों? फिर 12th करने के बाद बच्चे का उसने फिक्स पूरा पैसा निकाल के फिर से किस में लगा दिया, बताओगे? निकाल लिया और फिर से फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब मान लो 8% चल रहा था या 10% जो भी चल रहा था, फिर से फिक्स डिपॉजिट कर दिया। अब कितना पैसा आ चुका है उनके पास? 1,80,000 है या 1,92,000 है, राउंड फिगर में 2,08,000 और जो लो, 2 लाख रुपया है। अब 2 लाख का 8% कितना होता है बताओ? 16,000। यस और नो? 16,000। और 2 साल के लिए वेट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32,000, यानी 2.32 लाख हो गया, 2,32,000। लेकिन तुमने आप पैसा कितना लगा था? पैसा कितना लगा था? 1,80,000। यस और नो? बोलो यस और नो? 1,80,000 कितना बन चुका है? 2,32,000। लगभग 50,000 आपको एक्स्ट्रा मिल चुका है छोटे छोटे पैसे जमा करने से। अब ये 2,30,000 जो 32,000 हुआ, अब पिताजी को अगर एकाएक पता चले कि बेटी इंजीनियरिंग करना चाहती है, कुछ करना चाहती है, हालांकि ये तो छोटी बात कर रहा हूँ मैं, 1,000 में कुछ होता नहीं आजकल, कम से कम 4-5 हज़ार रुपये पर मंथ जमा करना होता है, बट ठीक है। 2,32,000 मान लो बेटी बोलती है कि स्कॉलरशिप हुआ, कुछ भी हुआ, 2 लाख रुपये हार्ड कैश पड़ा हुआ है पिताजी के पास और इंजीनियरिंग एडमिशन करानी है, तो ये 2,32,000 रुपया किस में हो जाएगा? किस में लग जाएगा? उसके पढ़ाई में लग जाएगा। 2 लाख इधर लग गया, 2 लाख इधर लग गया, 2 लाख डाल के 4 लाख में उसने पढ़ाई कर ली और यह कंप्लीट हो गई। ठीक है। अब देखना, साइकिल देखते जाओ, ज़रा समझना, मैं बीच में लेक्चर के बीच में रोक नहीं रहा हूँ, टाइम है वो एक अलग बात है। अब क्या हुआ, बेटी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने लगी, 4 साल का खर्चा भी हमने जोड़ जाड़ के कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 4 लाख में या 5 लाख जो भी है प्लस माइनस करके हमने कर लिया। अब क्या हुआ, बेटी कमाने लगी, है ना, नेहा कमाने लगी, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज पढ़ती थी, इंजीनियर बनी और उसको 40,000 रुपये महीने के मिलने लगे। अब मुझे बताओ, जैसे ही वो कमाने लगेगी, क्या वो तुरंत 6 महीने बाद शादी कर लेगी या 2-3 साल जॉब करेगी, अच्छे से कमाएगी? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मान लो कि 50,000 रुपये का जॉब कर रही है। अब उसके पिताजी बोल रहे हैं, बेटा तुम अपना खर्चा पानी निकालो लेकिन जमा जरूर करना, सेविंग्स करना। तो अब नेहा इंटेलिजेंट है, पापा जी की बात मानती है, तो ध्यान से देखिए वो क्या कर रही है, 20,000 रुपये खर्च कर देती है अपने पर्सनल खर्चे के लिए, कपड़ा वगैरह सब मिला जुला के मैनेज करके, और 30,000 वो जमा कर देती है। और उस पापा बोलते हैं, बेटा एक काम करना, सारा पैसा जमा रखो और आप फिक्स डिपॉजिट कर लेंगे। तो 3 साल तक वो पैसा जमा करती है, तो कितना होगा, 3.6 लाख एक साल जमा करती है, तो 3 साल में 10,80,000 जमा कर चुकी होती है, यानी लगभग राउंड फिगर में इतना पैसा जमा कर ली, 11 लाख। देखो मैं नया टॉपिक स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको चाहता हूँ कि आप समझो इस चीज़ को। 11 लाख बेटी ने जमा कर लिया। अब 3 साल हो चुके जॉब किए हुए, 11 लाख जमा है, ठीक है ना, 11 लाख जमा है। तो अब उसको पापा जी बोलते हैं, बेटा जब ये 11 लाख जमा कर रही है तो पापा को क्या सजेस्ट करना चाहिए कि 11 लाख के बाद जब जमा कमाई कर ली तो उसको क्या करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट करना चाहिए था, या जैसे ही वो जॉब करना स्टार्ट की थी इसको टर्म डिपॉजिट ले लेना चाहिए था? बताओ। टर्म डिपॉजिट ले लेना चाहिए था। जैसे वो टर्म डिपॉजिट लेती तो पहली बात कि कितनी भी घूमने फिरने की ख्वाहिशें होती वो खर्च नहीं करती और अच्छे से चीज़ें मैनेज कर लेती। तो हर 6 महीने पे उसको क्या करना था, डिपॉजिट कर लेती और उसका काम हो जाता। अब ये अगर मान लो टर्म डिपॉजिट की बात समझते हैं थोड़ा, मान लो 20,000 रुपये वो जमा कर पाती है, तो 6 महीने में कितना जमा करती, 1,20,000, यस और नो, 1,20,000। और मान लो 3 साल के लिए वो टर्म डिपॉजिट ले लेती है, टर्म डिपॉजिट ले लेती है, और मान लो 10% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो 10% 1,20,000 का कितना होगा, 12,000, यस और नो। 12,000 उसको कितने दिन के लिए मिलेगा, 6 महीने के लिए, तो कितना हो गया, 72,000 रुपया। उसने कितना पैसा लगाया, 1,20,000, 1,20,000 प्लस 72,000, 72,000 मतलब ये 0.72, तो 1.92 की कमाई होगी उसकी कितनी, 6 महीने में। मैं समझ पा रहे हैं, यस और नो, बराबर ना। और ऐसा कितनी बार कर रहे हो, ऐसा कितनी बार 6 साल में होगा, 12 बार, सॉरी 3 साल में कितनी बार होगा, 6 बार। 3 साल कमाने के बाद वो शादी करने वाली है। अब देखिए, तो 3 साल में 6 साल में की तो उसको कितने का कमाई हुआ, 1.92 × 6 कर लीजिए आप, 6 दूनी 12, 1 19 × 6 114, 116, यानी 11.62 लैक्स जो अमाउंट था उसका कितना बन गया,
11.62 लैक्स। ठीक है, तो अब इम्पॉर्टेंट मुझे बताइए 11.62 लैक्स हो गया और उसके पास 11 लाख थे। ठीक है, तो ये तो 3 साल की बात है, तो मैं राउंड फिगर से आधा भी लेके चलूँ तो 16 लाख रुपए के आसपास होगा। तो 16 लाख या मैक्सिमम 17 लाख पकड़ लो, उसका लगा 11 लाख, लेकिन कमाई हो गई लगभग 6 लाख एक्स्ट्रा। तो ये 17 लाख अब कहाँ काम आएगा बताओ ज़रा? उसके शादी में काम आएगी, यस और नो? बोलिए यस और नो? लेकिन ये प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ? ये प्रोसेस स्टार्ट कब हुआ था? ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ कब? अब मुझे बताओ, या तो पिताजी क्या करते? दहेज में देना पड़ता उनको। आई डोंट वांट टू मेंशन दिस टाइप ऑफ वर्ड्स इन द लाइव लेक्चर। ठीक है, कि या तो लड़का बोलता कि देखिए आप बेटी तो हाउस वाइफ है जी, कुछ कमाती उमाती है नहीं, घर पे बैठेगी खाना बनाएगी, तो आप एक काम करो 15 लाख रुपए दहेज दे दो, हमारी बेटी को अपना लेंगे। एक ये होता है। दूसरा ये होता है कि पिताजी ने सेव किया, सेविंग्स किया, सब चीज़ करके इंजीनियरिंग कराई या जो भी प्रोफेशनल डिग्री कराई और सारी चीज़ें कराने के बाद बेटी जॉब ओरिएंटेड हो गई और बेटी के अकाउंट में लगभग 16-17 लाख रुपए पड़े हैं अपने पैसे के फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट कराने के बाद। और 16-17 लाख करने के बाद बेटी के पास खुद का 20 लाख रुपए खुद के कमाया हुआ, तो मुझे बताओ बेटी का पैसा दहेज में जाएगा? हाँ जी, कभी जाएगा? तो आप समझिएगा, देखो बकवास मत करो, ठीक है ना। अब क्या होगा कि लड़की ने अपना टर्म डिपॉजिट, अपना सारा चीज़ मैनेज करने के बावजूद भी सारी चीज़ें मैनेज कर ली, तो इट विल यूज्ड फॉर हर 20 लाख रुपए में, चाहे वो कुछ भी कर सकती है, शादी के टाइम यूज़ हो सकती है या फिर अपना फ्लैट लेने में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस का स्टार्टिंग उसके पिताजी ने किया था 1000 रुपये पर मंथ से, और उसका रिजल्ट क्या आया? 20 साल के बाद 20 लाख रुपए का रिजल्ट आया। लेकिन मुझे बताओ, स्टार्टिंग में जब पिताजी ने सेव करना स्टार्ट किया तो 12,000 ही महीने का करते थे ना, यस और नो? 12,000 साल का करते थे और उसका वैल्यू कितना बन गया? 20 लाख रुपया। तो टेक्निकली साल का 12,000 इन्वेस्ट किया और कमाई हो गई 20 लाख रुपए की। कितने साल बाद? 20 साल के बाद। अब तुम इसको 20 साल में जोड़ोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, तो भी ये 2.4 लाख ही होता है। सही बात है कि नहीं? तो यानी 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट कितने का? बच्चे को पढ़ाने का, सब चीज़ करके रिवेन्यू कितना हुआ? 20 लाख का। इसका मतलब ये नहीं कि पिताजी ने 20 लाख लगाया, नहीं, बेटी को पढ़ाया, लिखाया, टर्म डिपॉजिट किए, सेविंग डिपॉजिट सब किया, सब ताम झाम किया, सारी चीज़ें करके, और वो ये 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट पूरे 20 साल में कितना रिटर्न देकर चला गया? जब बच्चे को पढ़ाते हैं, टर्म डिपॉजिट कराते हैं, सब चीज़ें कराते हैं, तो रिवेन्यू कितने का हुआ बताइए? बोलो, हो गया ना 20 लाख का। तो मुझे बताइए, विच इज़ द बेस्ट बिजनेस? एजुकेशन, यस और नो? बोलिए यस और नो? क्लियर है कि नहीं? अब 2.5 लाख रुपए का पिताजी छोटा सा दुकान खोल लेते, हाँ, तो क्या उनका 20 लाख का रिटर्न मिलता 20 साल बाद? हाँ जी, मिलता क्या? रेस्टोरेंट बोलो, ढाबा, रेस्टोरेंट तो खैर खुलेगा ही नहीं 2.5 लाख में तो, लेकिन छोटा दुकान खोल देते, मान लो जीरोक्स का दुकान खोल लिया, है ना, तो क्या 20 लाख का रिटर्न 20 साल बाद? बताइए आप मुझे, कभी मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉर एजुकेशन फॉर आवर किड्स। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हमारे ही बच्चे हों, मेरा ही बेटा हो, मेरी ही बेटी, इट कैन बी एनी वन, कीपिंग इन माइंड कि वो आपका भी ख्याल रखे। अब ख्याल ना भी रखे माँ बाप का, तो बच्चे तो अपने आप को अपनी जगह पे कर लिए ना, कि मेरा बेटा बेटी इतना कमाता है जी, 6 लाख रुपए कमाता है, 10 लाख कमाता है, 12 लाख कमाता है। भले माँ बाप के लिए वो करे ना करे, लेकिन माँ बाप भी बड़े स्मार्ट हैं, हालांकि आप भी माँ बाप बनेंगे कभी, कि उन्होंने भी कितना खर्चा किया? 2,40,000, एक बकवास मत करो, 2,40,000 रुपये खर्च किया और रिटर्न उनको कितना आ चुका है? हालांकि आप 1 रुपया दो या माँ बाप को ना दो, बट उनका रिटर्न उनको पता चल चुका है कि मेरी बेटी जो है या मेरा बेटा जो है आज 20 लाख रुपए का 3 साल में रेवेन्यू जनरेट कर लिया, जिसके लिए मैंने 20 साल हजार रुपए में जमा करता था। तो अब लोगों को समझ में आता है कि आप लोग भी सोचते हो कि क्या हज़ार रुपए जमा करना, लेकिन उसकी वैल्यू है, इसीलिए ये बैंकिंग सिस्टम बना है। हालांकि इसकी चीज़ें हम और डिस्कशन करेंगे बाकी आगे चल के, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपन, ठीक है, चलो बाय, ठीक है, बाय।
Thank you, sir. So we have covered the topic, the basic concept of banking system, so in which we have discussed about the basic history of banking and including the types of accounts. So we will cover the next part in the next lecture. So those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends. You can also join the Telegram channel GK by Ravi Ranjan sir, and press the bell icon for the next notification of the next lecture. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.